हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 के बारे में। अब देखिए, वैसे तो यहाँ पे यूनिट 1 को देखा जाए तो यहाँ पे यूनिट 1 काफ़ी लेंदी है और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कवर किया हुआ है। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे वन शॉट लेकर आए हैं और देखिए इस वीडियो में हमारा फोकस थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे ही रहेगा जो कि एग्जाम में आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यूनिट 1 बहुत ज़्यादा लेंदी है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए फार्माकोलॉजी की जो कंप्लीट नोट्स है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, ये पांचों की पांचों यूनिट की नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग ऐप पे जाके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसकी पांचों यूनिट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि इसकी एक यूनिट है, इसकी पांचों यूनिट अभी अवेलेबल है। और लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब आपको जो पांचों यूनिट के लेक्चर है वो भी हम कोशिश करेंगे कि कल तक के अंदर आप लोग को पांचों यूनिट के लेक्चर प्रोवाइड कर सके वन शॉट के फॉर्मेट में। और देखिए आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो देखिए एग्जाम में जो हमारा एंटी एस्थमेटिक है, एंटी अल्सर है, हमारा ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी है, और जो हमारा इमेटिक्स और एंटी इमेटिक्स है, ये 4 टॉपिक एग्जाम में हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉन्ग में, शॉर्ट में 2 नंबर में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो हमारा फोकस नहीं रहेगा। तो इन चारों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसी वीडियो को कंपाइल कर देंगे। अगर आप लोगों ने देख रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं देखिए तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख के अपनी यूनिट 1 कवर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसी एंटी एस्थमेटिक को देखते हैं। ठीक है, तो एंटी एस्थमेटिक देखिए सिंपल सी बात है, एंटी एस्थमेटिक यानी कि जो अस्थमा को ट्रीट करने में, एस्थमा को ट्रीट करने में जो भी ड्रग्स यूज की जाती हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। अब अस्थमा क्या होता है, एस्थमा क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट अस्थमा बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड रिलैक्सिंग एयरवे मसल्स। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि अस्थमा बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है, तो उसी को रिलैक्स करके हमारा ट्रीट करती हैं। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एस्थमा के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एस्थमा है इसमें होता क्या है, इट इज़ अ क्रॉनिक। देखिए सबसे पहली बात ये क्रॉनिक यानी कि बहुत ही लंबे टाइम तक। आप लोग को पता होगा कि जो एस्थमा होता है, ठीक है, वो लगभग मतलब मैनेज ही करना होता है लाइफ टाइम, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है ना। तो ये हमारा क्रॉनिक यानी काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला, और इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से देखने को मिलता है, और रिवर्सिबल एयरवे डिजीज। देखिए रिवर्सिबल यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि होता क्या है कि जब एस्थमा, देखिए एस्थमा में प्रॉब्लम जो है पेशेंट को हमेशा नहीं होती है कि किसी को एस्थमा है तो उसको हमेशा प्रॉब्लम होती है। उसको प्रॉब्लम तब होती है जब उसको एस्थमा अटैक्स आते हैं। तो जब भी एस्थमा अटैक्स आते हैं ना, तो उनके लिए हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि तुरंत यहाँ पे रिलीफ दे देती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिवर्सिबल बोला गया है। बाकी देखिए अगर किसी को हो जाता है तो वो होता लाइफ टाइम के लिए है ना। बाकी ये है कि उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम उसको तभी होती है जब उसको एस्थमा अटैक्स आते हैं। और एस्थमा अटैक्स क्यों आते हैं वो सभी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। In which a person's airway become inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जो हमारा पर्सन का एयरवे होता है, अब आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ये होता है हमारे यहाँ पे बेसिकली एक रफ इमेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें देखिए क्या क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है ट्रैकिया। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया होता है, और यही ट्रैकिया यहाँ पे क्या होता है, यही ट्रैकिया यहाँ पे आगे जाके जो है हमारा सबसे पहले कह सकते हो ब्रोंकस में कन्वर्ट होता है। देखिए ये हमारा, ये जो आप लोग को ये पार्ट दिख रहा है, देखिए ये हमारा ट्रैकिया है। अब ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई हो गया, और यही ब्रोंकस या ब्रोंकाई आगे चल के और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम लोग बोलते थे ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे एंड होते हैं, वहाँ पे एंड में हमें जो है देखने को मिलता है एक एयर सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। और यहीं पे क्या होता है, इसी एल्वियोली में हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज चलता है। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप लोग को होगी। बाकी हमारा लंग्स होता है, ठीक है, तो लंग्स में ही हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एयरवे देखिए, एयरवे का मतलब क्या होता है, एयरवे का मतलब एयर जिस रास्ते से हमारी बॉडी में जाती है। भाई एयर किस रास्ते से जाती है, हमारी माउथ या नोज के थ्रू हमारी एयर बॉडी में इनहेल हम लोग करते हैं। तो ये एयर जो जिस रास्ते से हमारी बॉडी में जाती है, तो देखिए जाती किससे, ट्रैकिया से होते होते हमारा ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई में पहुंचती है, ब्रोंकाई से हमारा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से हमारा एयर सैक में। यानी देखिए ये जो रास्ता हमारा एयर जो है हमारी बॉडी में जिस तरीके से जा रही है ना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एयर वे, यानी कि एयर किस वे से हमारी बॉडी में जा रही है। तो एयर वे में देखिए, एयर वे में हमारा ट्रैकिया भी आ जाता है, हमारा ब्रोंकस भी आता है, हमारा ब्रोंक्यूल्स भी आ जाते हैं। ये तीनों हमारे एयरवे में आ जाते हैं। तो इसमें देखिए एस्थमा में होता क्या है कि इन विच अ पर्सन्स एयरवे, यानी कि जो हमारा कह सकते हो, अब देखिए वैसे तो ट्रैकिया भी हमारा एयरवे में आता है, लेकिन जनरली अगर हम लोग बात करें ना, तो जो एस्थमा होता है वो हमारा ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में ही देखने को मिलता है। तो लेकिन हम लोग चलिए ट्रैकिया को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पर्सन्स का एयरवे होता है, ठीक है, तो उस वो इन्फ्लामेटरी, यानी कि इसमें होता क्या है कि अब देखिए भाई एयर जो है इसी रास्ते के थ्रू तो अंदर जा रही है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो, सूजन आ गई, तो यहाँ पे सूजन की वजह से होता क्या है
विच एंड नैरो, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए जब हमारा इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पे ये नैरो हो जाती है, यानी यहाँ पे बहुत पतली हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जो है इसमें जो है एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग यहाँ पे इसको अंदर से देखना चाहे कि कैसा दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ब्रोंकस का, यानी कि देखिए ये जो ब्रोंकस है ना, इसको हम लोग जूम करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो इंटरनल होता है तो यहाँ पे हमें जो है कुछ इस टाइप का जो है कह सकते हो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो म्यूकस की वजह से क्या होता है, म्यूकस मतलब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा स्टिकी बना के रखता है, थोड़ा सा स्मूथ बना के रखता है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी हमारा अस्थमा होता है तो उसमें हमारा यहाँ पे ये जो भी हमारा एयरवे होता है, इसमें सबसे पहली बात तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो म्यूकस का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये म्यूकस कुछ ज़्यादा निकलने लगता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही पतला हो गया, और दूसरी बात म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से देखिए स्टार्टिंग में स्पेस कितना था, स्टार्टिंग में स्पेस इतना ज़्यादा था, यानी देखिए स्टार्टिंग में एयर जो है इतने स्पेस पे जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा जो है कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि अब देखिए स्पेस कितना कम बचा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना थिक हो गई, इसकी जो वॉल है, इसकी वॉल की थिकनेस देखिए इतनी बढ़ गई, जबकि पहले कितनी सिर्फ इतनी थी। जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर को पास होने के लिए स्पेस बहुत ही कम मिलता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि पर्सन को यहाँ पे डिफिकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में। तो एस्थमा में होता क्या है कि जो भी पेशेंट होता है एस्थमा का, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन कब होती है, जब अस्थमा अटैक्स आते हैं। अस्थमा अटैक्स कब आते हैं वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। बाकी देखिए एस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट रिक्वायर्स ऑन गोइंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारी लॉन्ग टर्म कंडीशन है और इसको हमें पूरी लाइफ टाइम जनरली मैनेज करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्टिकुलरली द एयरवे इन द लंग। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो है एयरवे को अफेक्ट करती है। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके इटियोलॉजी मतलब कि कॉजेज की। अब देखिए एस्थमा का कोई एकदम कह सकते हो डेफिनेट कॉज तो नहीं पता होता है हमें कि किस वजह से एक्चुअल में ही होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो स्मोकिंग हो सकता है, कोल्ड या फिर ड्राई एयर, बहुत ज़्यादा अगर हमें कोल्ड या ड्राई एयर में रह रहे हैं। उसके बाद एयर पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ हमारे फूड केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ हमारी मेडिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि एस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। हो सकता है फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स की वजह से भी हो, ठीक है। उसके बाद ओबेसिटी और लंग इन्फेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमारे एस्थमा में कह सकते हो एक प्रमोट कर सकती हैं एस्थमा होने को, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ एस्थमा के बारे में, तो एस्थमा हमारा बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप का होता है। पहला हो गया एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ड्रग इंड्यूस्ड और ऑक्यूपेशनल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे एटोपिक या फिर एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। और देखिए ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे अस्थमा के केस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा ही होता है। और ये क्यों होता है, ये हमारा एलर्जेंस की वजह से होता है। यानी इसमें देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी में बाहर से कुछ ऐसे एलर्जेंस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और उसी की वजह से हमें अस्थमा अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली अस्थमा अटैक आते हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज्म पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इट यूजुअली बिगिंस इन चाइल्डहुड और इन अर्ली एडल्ट लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा चाइल्डहुड या फिर एडल्ट लाइफ में देखने को मिलता है। इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे नॉन एटेपिक या फिर नॉन एलर्जिक भी बोलते हैं, और ये हमारा किसी टाइप के लंग इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारा जो है एडल्ट लाइफ में ही डेवलप होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा की बात करें तो ड्रग इंड्यूस्ड का मतलब सिंपल है कि ये किसी ड्रग की वजह से हो सकता है ना। तो कुछ हमारी मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गया, एनसेड्स हो गई और बीटा ब्लॉकर्स हो गई, तो ये हमारा जो है अस्थमा को ट्रिगर करने का काम करती हैं। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल बात करें तो देखिए ऑक्यूपेशनल का मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ही बहुत ख़राब सा है, वहाँ पे एयर बहुत ख़राब है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए उस खराब वर्क प्लेस की वजह से भी आप लोगों को अस्थमा हो सकता है, ठीक है। दीज सब्सटेंस कैन इंक्लूड केमिकल्स, डस्ट, गैसेज, यानी कि हमें जो है अगर किसी ऐसी केमिकल फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, गैसेज हैं, तो वो भी हमारा यहाँ पे जो है अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस, यानी पैथोजेनेसिस का मतलब कि यहाँ पे इसके मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरीके से अस्थमा देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जैसे इसको थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी, यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोग एक इंटरेक्शन समझिए। देखिए होता क्या है कि एक हमारा होता है एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है एक मतलब कह सकते हो फॉरेन सब्सटेंस की तरह एक्ट करे, यानी कि हमारी बॉडी के लिए जो है अच्छी, मतलब हमारा बॉडी ना इसको ऐसे देखता है कि ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी इसको क्या हो, इस एंटीजन को हमारी बॉडी जो है कह सकते हो किल करना चाहती है, या फिर हमारी बॉडी इसको जो है कह सकते हो हमारी बॉडी इसको मतलब डेफिनेटली मतलब किल ही करना चाहती है। तो अब यहाँ पे देखिए जब हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ एंटीजन वगैरह आती है, ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है,
तो हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो काम करने लग जाता है, यानी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करने लग जाता है। अब इम्यून सिस्टम में हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, हमारी WBCs इन्वॉल्व होती हैं, और WBCs में भी हम लोग बात करें तो जो हमारी माइक्रोफेज होती हैं, ठीक है, जो हमारी माइक्रोफेजेस होती हैं, तो वो करते क्या है कि जब पहली बार, यानी मान लीजिए पहली बार जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो ये जो माइक्रोफेज होती है ना, ये क्या करती है, इसको इनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, और निगलने के बाद क्या होता है, इसको किल कर देती हैं। यानी कि पहले तो इनको इंगल्फ करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे किल कर देती हैं। और किल करने के बाद देखिए क्या होता है भाई, देखिए पहली बार एंटीजन आया तो माइक्रोफेज ने इसको पहचाना और इसको किल कर दिया, और पहचानने के बाद इसने क्या किया, इसने हमारा मैसेज भेजा किसको, हमारी टी हेल्पर सेल्स को, यानी हमारी बॉडी में जो टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनको इसने मैसेज भेजा। और मैसेज क्या भेजा, मैसेज ये भेजा कि देखिए ये हमारा एक टाइप का एलर्जन है, ठीक है, एंटीजन है, और ये हमारी बॉडी में आ चुका है, अब तुम इसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप करो, है ना। देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जैसे हमारी बॉडी में कोई एलर्जन आता है तो हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है, तो हमारी बॉडी में जब वो दोबारा आता है तो हमारी एंटीबॉडी उसको तुरंत ही किल कर देती है। तो यहाँ पे देखिए इस माइक्रोफेज ने क्या किया कि इस एंटीजन के प्रति हमारी एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए टी हेल्पर सेल को मैसेज भेजा। अब इस टी हेल्पर सेल ने क्या किया, इस टी हेल्पर सेल ने कुछ हमारे साइटोकाइंस रिलीज किए। अब देखिए साइटोकाइंस देखिए एक टाइप के होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने इन्फ्लामेशन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप लोग को पता होगा। बाकी ये हमारे एक टाइप के इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, आप लोग ज़्यादा भी मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आप लोग समझिए कि इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, इंटरल्यूकिन्स वगैरह। तो इसने क्या किया, इस जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा एक होता है इंटरल्यूकिन 4, तो इसने यहाँ पे जो टी सेल्स है इसने यहाँ पे कुछ इंटरल्यूकिन्स रिलीज किए। तो इसमें देखिए जो हमारा इंटरल्यूकिन 4 था, इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट किया हमारा प्लाज्मा बी सेल्स को, ठीक है। और जब प्लाज्मा बी सेल एक्टिवेट हुई तो इसने क्या किया, इसने हमारा जनरेशन कर दिया IgE एंटीबॉडी का। और ये एंटीबॉडी क्या होती है, ये हमारी एंटीबॉडी इसी एंटीजन के लिए डेवलप की जाती है। अब जब हमारा IgE एंटीबॉडी डेवलप होती है तो अब ये IgE एंटीबॉडी क्या होता है, ये जाके हमारा बाइंड हो जाती है किससे, मास्ट सेल से, यानी कि मास्ट सेल की सरफेस पे ये एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाती है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी कह सकते हो बॉडी में जो हमारा फर्स्ट टाइम एंटीजन आया तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, यानी कि सबसे पहले माइक्रोफेज ने उसको किल किया, फिर इसने मैसेज भेजा हमारे टी हेल्पर सेल्स को, ठीक है, फिर टी हेल्पर सेल ने हमारे साइटोकाइन रिलीज किए, इसने हमारा प्लाज्मा बी सेल को एक्टिवेट किया, इसने हमारा एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल से बाइंड हो गया। अब मान लीजिए अब अगर हमारा दोबारा कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंटीजन है अब ये डायरेक्टली हमारा इस एंटीबॉडी पे जाके बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही एंटीबॉडी पे बाइंड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मास्ट सेल है ना, ये मास्ट सेल क्या होगा, ये मास्ट सेल का हो जाएगा डीग्रेनुलेशन। और देखिए जब इसका यहाँ पे डीग्रेनुलेशन होता है ना, तो इसके अंदर हमारे ये जो हमारी मास्ट सेल होती है इसके अंदर हमारे होते हैं कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। तो जैसे ही यहाँ पर डीग्रेनुलेशन का मतलब हमारी मास्ट सेल कह सकते हो फट जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाते हैं। और जब ये बाहर आते हैं ना तो ये करते क्या है, ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल के साथ साथ ये हमारे एंटीजन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये हमारे रिलीज हुए तो इन्होंने एंटीजन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि एंटीजन को किल कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारी यहाँ पे सेल भी डिस्ट्रॉय हो गई। और जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कह सकते हो स्वेलिंग आ जाती है, हमारी बॉडी में थोड़ी सी इंजरी टाइप की हो जाती है, और इसी को हम लोग यहाँ पे इन्फ्लामेशन बोलते हैं। यानी हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, इन्फ्लामेशन, अगर आप लोगों ने हमारा सेकंड सेमेस्टर में वीडियो देखा था तो आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि इन्फ्लामेशन हम लोग देखते तो है कि एक डिजीज या फिर हमारे बॉडी में एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है। लेकिन ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस हमारी बॉडी के लिए कभी कभी बेकार हो जाता है, क्योंकि इसी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, हमें अस्थमा अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो अस्थमा अटैक्स कब आते हैं, अस्थमा अटैक्स तब आते हैं जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होता है, ठीक है। तो एंटीजन एंटर होता है मतलब कि देखिए जिसको अस्थमा है उसी में आता है, ऐसा नहीं कि जिसको अस्थमा नहीं है। अब देखिए ये भी एक समझाने का तरीका था, बाकी अस्थमा एक्चुअल में कैसे होता है ये जो है पूरी तरीके से अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। बाकी आप लोग समझिए कि जिसको अस्थमा होता है उसमें क्या हुआ होगा, कैसा चीज़ें हुई होंगी, ये समझाने का एक तरीका था। बाकी आप लोग यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट से देखना चाहो तो इसमें देखिए क्या होता है। अब देखिए इसमें डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ से एक्सप्लेन किया है, जैसे एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स, यानी कि देखिए जब हमारी टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है तो ये हमारे साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं। जब हमारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो ये हमारे प्लाज्मा बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इन्होंने प्लाज्मा बी सेल को एक्टिवेट किया। फिर ये क्या होता है, ये हमारा IgE एंटीबॉडी को जनरेट करती हैं। अब ये जो IgE एंटीबॉडी हमारी मास्ट सेल के ऊपर जाके बाइंड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एंट्री ऑफ, अब हम दोबारा से अगर हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन आता है, ठीक है, तो ये हमारा एंटीजन जो है इसी एंटीबॉडी पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जब ये हमारा बनता है तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए हमारा डीग्रेनुलेशन या फिर बर्स्टिंग ऑफ मास्ट सेल, यानी कि मास्ट सेल हमारी डीग्रेनुलेट हो जाती है। फिर डीग्रेनुलेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इसके अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स है वो बाहर आ जाते हैं, है ना। और देखिए जब ये ग्रेन्यूल्स क्या क्या होते हैं, इनके अंदर हमारे जो है हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का रिलीज होता है और इनकी रिलीज की वजह से क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन होता है। और जब हमारा इन्फ्लामेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकस है, ठीक है, मतलब ये हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन
मतलब सॉरी यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डायलेशन हो गया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंकस हमारे यहाँ पे काफ़ी नैरो हो जाते हैं, और यहाँ पे म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन यानी कि देखिए म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब देखिए इन सभी चीज़ों की वजह से ये जो हमारा पाथवे ये इतना पतला हो जाता है कि यहाँ से एयर अच्छे से जा ही नहीं पाती है। भाई देखिए एयर किससे जा रही है, एयर हमारा इसी कह सकते हो हॉलो पाइप, मतलब कि हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होकर तो जा रही है, जो कि हमारे ब्रोंकस होते हैं और ट्रैकिया होता है। तो देखिए जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं बचेगा, मतलब मान लीजिए जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है, ये अभी इतना चौड़ा है, अगर ये इतना पतला सा हो जाए, ठीक है, इतना पतला सा हो जाए तो यहाँ पे एयर अच्छे से जा ही नहीं पाएगी। जब नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, पर्सन को यहाँ पे अस्थमा अटैक्स आएंगे, ठीक है। तो अस्थमा अटैक कब आता है, अस्थमा अटैक तब आता है जब हमारा यहाँ पे एंटीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई सिम्टम सिंपल सी बात है कि हमें कफ आएगी, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस यानी कि बहुत ही थोड़ा सा भारीपन लगेगा हमारे सीने में, ठीक है, और वीजिंग का मतलब कि थोड़ा सा जो एक हाँफने वाली खांसी आती है, ठीक है। उसके बाद फैटीग जो हमारा काफ़ी थकावट वगैरह हो जाती है, और ब्रीथिंग की शॉर्टनेस है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसके बाद डिस्कम्फर्ट होता है ब्रीथिंग। तो यही सारी चीज़ें हमें जो है सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं अस्थमा में। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारे यहाँ पे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में यूज़ की जाती हैं। तो इसके देखिए इसके बहुत सारे अलग अलग क्लास है। जैसे सबसे पहला क्लास आ गया ब्रोंकोडायलेटर्स। अब इसके अंदर भी हमारे 3 सब टाइप आ गए, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे कुछ ड्रग्स हैं, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन, ठीक है, बैम्ब्यूटेरॉल। और उसके बाद हमारा मिथाइल जैंथिन आ गया, तो इसके अंदर भी हमारी ये सारी ड्रग्स हो जाती हैं। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक्स, तो इसके अंदर हमारी ये सारी ड्रग्स हो गई ना। सेकंड हमारा आता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारी कुछ ड्रग्स आ गई। फिर हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, एंड आफ्टर दैट हमारा आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड देन हमारा आ जाता है एंटी IgE एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है ड्रग्स होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अस्थमा के ट्रीटमेंट में कह सकते हो, उसके मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन सबको देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नाम से ही समझना चाहें तो ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि ये हमारी वो मेडिकेशंस होंगी जो कि इस ब्रोंकस को दोबारा से, देखिए भाई अस्थमा में हो क्या रहा है, जो हमारा ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, तो इसको दोबारा से डायलेट अगर कोई दवा कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमारी वही दवाएं होती है जो कि ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स आर मेडिकेशन दैट रिलैक्स एंड ओपन एयरवेज इन द लंग्स, दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशन। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग अस्थमा, COPD और भी अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में करते हैं। और ये हमारे क्या करते हैं, दे वर्क बाय टारगेटिंग मसल्स अराउंड द एयरवेज मेकिंग इट इजियर टू ब्रीथ। और यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, जो भी हमारा एयरवे के अराउंड में जो भी हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी कि देखिए भाई ये बनी किससे है, ये जो हमारा ब्रोंकस है ये बना तो स्मूथ मसल से ही है ना। इसकी लाइनिंग में हमारे स्मूथ मसल्स है, तो ये उन्हीं स्मूथ मसल्स को यहाँ पे टारगेट करके यहाँ पे अपना जो है कह सकते हो ब्रोंको को डायलेट करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्मेटेरॉल, ठीक है, ये सारी ड्रग्स हो गई, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो इसके अंदर भी देखिए भाई डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स के बारे में। तो देखिए बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका नाम से बीटा 2 सिम्पैथो यानी कि जो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर है, ठीक है, उसको मिमिक करने वाली जो ड्रग होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली करते क्या है, दे एक्टिवेट बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन एयरवे स्मूथ मसल्स। देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा ब्रोंकस है, ठीक है, तो इस ब्रोंकस के ये जो हमारी स्मूथ मसल्स है तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। तो ये जो हमारी बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं ये क्या होता है, ये इसी रिसेप्टर पे बाइंड होकर इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। और देखिए जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये हमारा एडेनाइलेट साइक्लेज पाथवे के थ्रू काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ATP है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे जो है CMP में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो CMP है ये क्या करता है, ये हमारा जो है कह सकते हो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हमारा कैल्शियम के सिक्रीशन को कम करता है। अब इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम है यही हमारा वो आयन होता है जो कि किसी भी चीज़ के कॉन्स्ट्रिक्शन में अपना रोल प्ले करता है, चाहे वो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो, चाहे हमारा ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन हो, इन सभी में हमारा कैल्शियम काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैल्शियम को कम कर दें इसके अमाउंट को तो क्या होगा भाई, कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम हो जाएगा। और जब कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा भाई, हमें डायलेशन देखने को मिलेगा। भाई कॉन्स्ट्रिक्शन जब कम होगा तो उसका अपोजिट हमारा डायलेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ये ड्रग्स काम करती हैं। यानी देखिए दे एक्टिवेट बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन एयरवे स्मूथ मसल्स, एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर स्टिमुलेट एडेनाइलेट साइक्लेज रेजिंग CMP लेवल्स इन स्मूथ मसल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, CMP लेवल बढ़ता है। लोअर कैल्शियम लेवल रिलैक्स द एयरवे स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल कम होता है, जिसकी वजह से एयरवे स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन जो है वाइडेंस, ठीक है, वाइडेंस द एयरवेज इंप्रूविंग एयर फ्लो एंड ब्रीथिंग। और देखिए जब हमारी स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो हमारा एयरवे क्या होता है, दोबारा से वाइड हो जाता है, ठीक है, चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन देखिए जो हमारी बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स है तो इनको हम लोग यहाँ पे इनहेलेशन, देखिए अस्थमा में ज़्यादातर दवाएं हम लोग यहाँ पे इनहेल्ड फॉर्म में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग जो है इनहेलेशन या फिर ओरल या फिर इंजेक्शन रूट, इंजेक्टेबल रूट से भी कर सकते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा थोड़ा सा मतलब इनका अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में देखने को मिलता है, और मेनली यहाँ पे जहाँ पे काम होता है लंग्स में वहाँ तो देखने को मिलता है, बट विथ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ब्रेन ड्यू टू देयर लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चूंकि आपको पता है कि ब्रेन तक पहुँचने के लिए कोई सी भी दवा को ट्रिपल बी को क्रॉस करना होता है, तो इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो ज़्यादा ब्रेन पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारी प्राइमरी जो है लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती हैं, और कौन कौन से हमारी रिएक्शन यूज होती है तो कॉन्जुगेशन या फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारा काम होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे मेनली जो है यूरिन से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ना यूजेज की बात करें तो इनका यूज हम लोग यहाँ पे अस्थमा में करते हैं, सीओपीडी अभी हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इस सीओपीडी में इसका यूज होता है। और उसके बाद हमारा ब्रोंको स्पैज्म, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ब्रोंको जो ब्रोंकस जो थोड़ा सा स्पैज्म हो जाता है, ठीक है, मतलब वही चीज़ें हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो हमारा इसमें भी यूज होता है। फिर प्री टर्म लेबर, यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो है 9 महीने से पहले ही अगर प्रेगनेंसी देखने को मतलब कि जो है लेबर पेन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा यूज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, अगर एक्सरसाइज करने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसमें भी हमारा इनका यूज देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेमर्स, मतलब कि थोड़ा सा जो है हाथ पैर जो है कह सकते हो उनमें सुन बढ़ जाना, है ना, और टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट का थोड़ा सा जो है कह सकते हो बढ़ जाना। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो हेडेक, ठीक है, तो हेडेक भी हो सकता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं साइड इफेक्ट में। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखते हुए चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया बीटा टू सिम्पैथोमाइमेटिक्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मिथाइल जैंथिन के बारे में। तो अब ये देखिए मिथाइल जैंथिन कैसे काम करते हैं, दे इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम इंक्रीजिंग द साइक्लिक एएमपी लेवल्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए जब बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो ये एड्रेनालेज साइक्लेज के थ्रू एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए ये जो सीएमपी है भाई, यही तो जाके हमारा कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये सीएमपी ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू काम किया करता है भाई, कुछ टाइम बाद इसका भी कह सकते हो मेटाबॉलिज्म वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे सीएमपी क्या होता है, सीएमपी हमारा यहाँ पे एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सीएमपी को एएमपी में, और देखिए अगर सीएमपी एएमपी में कन्वर्ट हो गया तो इसका काम बंद हो जाएगा, यानी कि सीएमपी अगर एएमपी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ये कैल्शियम को जो है रिड्यूस करना कम कर देगा, यानी कि फिर यहाँ पे हमें दोबारा से कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए इस कैल्शियम को कम कौन कर रहा है, ये सीएमपी। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है कि सीएमपी एमपी में कन्वर्ट कब होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5, ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमारा यहाँ पे ये एंजाइम जो है सीएमपी को एमपी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम लोग इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दे तो क्या होगा भाई, सीएमपी जो है एमपी में कन्वर्ट ही नहीं होगा और हमें इसका कंटिन्यू एक्शन देखने को मिलता रहेगा। तो ये जो मिथाइल जैंथिन होती है ना, ये हमारे इसी फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से हमारा सीएमपी का लेवल यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज रहता है। एलिवेटेड सीएमपी लेवल रिलैक्स एयरवे स्मूथ मसल्स लीडिंग टू ब्रोंकोडाइलेशन, और इसकी वजह से हमें ब्रोंकोडाइलेशन जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो इसके अलावा देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो है ये एडनोसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से भी हमें यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, क्योंकि देखिए जो हमारा एडनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दे तो वो भी हमारा जो है कह सकते हो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद देखिए दे इनहेंस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूविंग ब्रीथिंग एफिशिएंसी। और इसके अलावा देखिए जो हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, तो डायफ्राम देखिए डायफ्राम हमारे यहाँ पे लंग्स के नीचे हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है, तो डायफ्राम भी क्या भाई, डायफ्राम ही हमें जो है जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये डायफ्राम ही ऊपर जाता है और जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा डायफ्राम नीचे आता है। तो ये डायफ्राम ही हमारा कह सकते हो सांस लेने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ये हमारा डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए मिथाइल जैंथिन हमारे यहाँ पे इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक सिम्टमिक रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे मिथाइल जैंथिन्स काम करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो एब्जॉर्प्शन ये हमारी ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जीआई ट्रैक्ट से भी हमारे ये 20 से 30 मिनट में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हमारा बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलती है, ठीक है, और सीएनएस में भी इनका अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग मॉडरेट देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हमारे जो है CYP 1A2 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं। और एक्सक्रीशन की बात करते हैं यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो इनका यूज हम लोग यहाँ पे अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकोस्पैज्म और एपनिया, ठीक है। तो एपनिया में देखिए होता क्या है कि प्री मैच्योर इन्फेंट्स में कभी कभी यहाँ पे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एडवर्स इफेक्ट में हमारा जो है इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, ठीक है, नौजिया यानी कि थोड़ा सा जी मिचलाना, और हेडेक हो सकता है, ठीक है, एरिथमिया यानी कि जो है हार्ट बीट या हार्ट की रिदम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और हाइपोटेंशन, ठीक है, हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये सारे इसके जो है साइड इफेक्ट हो जाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं देखिए
देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा अपना ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेटर्स में अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे 3 टाइप्स है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मिथाइलजैंथिन और एक और भी हमारा एंटीकोलिनर्जिक। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे अलग से देख लेंगे। बाकी अब हम लोग बात करें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के बारे में, तो देखिए ये जो हमारा ल्यूकोट्राइन है, तो ल्यूकोट्राइन क्या होता है भाई, ल्यूकोट्राइन हमारा जो है देखिए जब ये मास्ट सेल हमारी बर्स्ट होती है ना, तो इन्हीं से जो हमारा एक केमिकल निकलता है, तो एक हमारा होता है ल्यूकोट्राइन, ठीक है। तो ये ल्यूकोट्राइन भी हमारा कह सकते हो इन्फ्लामेशन में अपना रोल प्ले करता है, यानी इस ल्यूकोट्राइन की वजह से भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर हम लोग इस ल्यूकोट्राइन को किसी तरीके से ब्लॉक कर दें तो भी हमारा क्या होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा, और इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हमारी मसल्स यहाँ पे रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आर मेडिकेशंस दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन इन्फ्लामेटरी केमिकल्स इन द बॉडी टू रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वही चीज़ है कि हमारा इसको ब्लॉक करके हमारा एयरवे इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस, देखिए राइनाइटिस मतलब जब हमारी नाक में सूजन आ जाती है, ठीक है, नाक, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो ये हमारा देखिए ये हमारे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे ब्लॉक होते हैं, मतलब बाइंड होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। भाई जब देखिए ल्यूकोट्राइन का रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो ल्यूकोट्राइन बाइंड नहीं होगा, और जब तक ल्यूकोट्राइन बाइंड नहीं होगा तब तक अपना एक्शन नहीं शो करेगा। तो सिंपल सी बात है, दिस प्रिवेंट ल्यूकोट्राइन फ्रॉम बिगिनिंग इन्फ्लामेटरी डिजीज रिस्पॉन्सेज इन द एयरवेज, दिस रिड्यूसेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ईजेज ब्रीथिंग, रिलीफ इन अस्थमा सिम्टम्स एंड अदर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये काम करती हैं, समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करके ल्यूकोट्राइन के एक्शन को कम कर देती है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, तो हमारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हो, एब्जॉर्प्शन देखिए भाई ऑल ड्रग्स ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है बॉडी टिश्यू में, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर के थ्रू हो जाता है, और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा फीसेस में ज़्यादा एक्सक्रीट होती हैं और यूरिन में थोड़ा सा कम, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारा मॉन्टेल्यूकास्ट, ठीक है, जाफिर ल्यूकास्ट, ये हमारी ड्रग हो जाती हैं। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस और क्रॉनिक साइनोसिटिस, ठीक है। देखिए राइनोसाइनोसिटिस में क्या होता है कि जो हमारी नोज के आसपास की कैविटी है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको भी रिलीफ करने में हमारा ये हेल्प करती हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वही है नोजिया, डिजनेस, ठीक है, थोड़ा सा नींद, चक्कर आना, ठीक है, और फैटी हो गया, और एब्डोमिनल पेन, रैशेज, हेडेक, ये सारी चीज़ें हमारे साइड इफेक्ट हो जाती हैं। ना अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए एंटीकोलिनर्जिक वैसे हम लोगों ने देखा था, ये भी हमारी एक टाइप की वैसो ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी वो ड्रग होती है जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को जो है कह सकते हो ब्लॉक करती हैं। और देखिए अभी एसिटाइल कोलिन क्या होता है भाई, ये भी हमारा जो है कह सकते हो हमारे जो है एसिटाइल कोलिन हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। मतलब एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी का वो हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, हमारा कह सकते हो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दे तो हमारा क्या होगा भाई, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रोंको डायलेट हो जाएगा, है ना। और बाकी देखिए इसका यूज हम लोग जो है अस्थमा, मोशन सिकनेस और ओवर एक्टिव ब्लैडर में करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है मस्कुरैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या होता है, एसिटाइल कोलिन बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। तो ये जब इसको ब्लॉक कर देती है तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का एक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा एयरवे रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा एयर फ्लो जो है अच्छा हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हो, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो है टिपिकली यहाँ पे लोग इनहेलेशन के थ्रू जो है इसको लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली लंग्स में देखने को मिल जाता है, और हमारा लंग्स में और मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा मोस्टली जो है लोकल जो है मेटाबॉलाइज हमारा मेनली जो है लिवर में हो जाता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सारी हमारी ड्रग्स हो जाती हैं। और थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हमारा सीओपीडी, अस्थमा, मोशन सिकनेस आप लोग समझ रहे होगे। जैसे कार में कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को कार में या फिर किसी बंद व्हीकल में बैठा दो तो उनको जो है उल्टी वगैरह होने लगती है, ठीक है, वोमिटिंग होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस। और पार्किंसंस डिजीज, तो यहाँ पे ये भी हमारे एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है। तो इन सब में हमारा यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे ड्राई माउथ हो गया, ठीक है, ब्लड विजन हो गया, कॉन्स्टिपेशन, टैकीकार्डिया और यूरिन रिटेंशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में यूरिन का रिटेंशन बढ़ सकता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब देखिए भाई मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का मतलब क्या है कि ये हमारे मास्ट सेल को स्टेबल करेंगे। अब आप एक बात बताइए कि एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन हो कैसे रहा था, हो तभी तो रहा था जब मास्ट सेल हमारी
फट जा रही थी, बर्स्ट हो जा रही थी। जब ये बर्स्ट हो जा रही थी तभी यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहे थे और यही इन्फ्लेमेशन करा रहे थे। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दे कि इसको हम लोग यहाँ पे बर्स्ट होने से ही रोक दें, यानी कि इस मास्ट सेल को रप्चर होने से बचा ले, इसको फटने से ही बचा ले, तो हमारा जब ये बर्स्ट नहीं होगी तो हमारे केमिकल रिलीज नहीं होगा, हमारा इन्फ्लेमेशन होगा नहीं। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर हमारे क्या होते हैं? दे प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस फ्रॉम मास्ट सेल, हेल्पिंग टू रिड्यूस एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। दे आर ऑफन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये हमारा जो है, देखिए ये हमारे डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करती है, यानी कि ये मास्ट सेल को जो है फटने से ही रोक लेती हैं। दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, ठीक है, तो ये हमारे हिस्टामिन वगैरह को रिलीज होने से रोकती हैं। दिस रिड्यूसेज एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इन अस्थमा, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारा एयरवे इन्फ्लेमेशन बच जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा अस्थमा अटैक जो है बच जाता है, ठीक है, व्हेन यूज्ड रेगुलरली। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनका रेगुलर यूज करें तो भाई हमें अस्थमा अटैक जो है नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, अस्थमा पेशेंट्स को। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखिए, ये हमारा इनका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है, और ये हमारी लोकली, मतलब देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे इनहेलेशन के थ्रू ही करते हैं, तो डायरेक्टली लंग्स में जाके काम करती हैं, ठीक है, और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमारा मेनली जो है लंग्स को ही टारगेट करता है, और बाकी थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीम में भी इनका लिटिल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे देखिए इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही एक्सटेंसिव नहीं होता, ठीक है, काफ़ी स्लो मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है, और एक्सक्रीशन मेनली इनका यूरिन के थ्रू हो जाता है। एग्जाम्पल्स की हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा हो गया सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, ठीक है, और हमारा केटोटिफेन, ठीक है, तो ये हमारी जो है ड्रग्स हो जाती हैं इसके अंदर। थेरापेटिक यूज की बात करें तो हमारा अस्थमा हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस मतलब कि जो हमारी आँखों के पास में जो है स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, आई बॉल्स में, तो वहाँ पे भी हमारा यूज हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट में हमारा यहाँ पे बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा कफ हो गया, इरिटेशन हो गया, थ्रोट ड्राइनेस हो गई, हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, ये सारे इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ड्रग हमारी आ जाती है इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम लोगों ने 5th सेम में भी देखा था, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारी एक टाइप की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जो कि यहाँ पे देखिए भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ना हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब हम लोग इसको बाहर से लेते तो हमारा सिंथेटिक हो गया। बाकी देखिए यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक इन्फ्लेमेशन, एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी इनका जो है यूज देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड होती हैं, और उसकी वजह देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मेन काम ही होता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये सब इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी जो मेडिएटर्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। रिड्यूस एयरवे स्वेलिंग, म्यूकस प्रोडक्शन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा जो है स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, स्वेलिंग को भी कम करता है, हमारा जो है म्यूकस प्रोडक्शन को भी कम करता है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को भी रोक देता है। तो यही सारी चीज़ें तो हमारे स्टमक में हो रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा ब्रोंको डायलेटर्स की तरह काम करता है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है इनहेलेशन और ओरली इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बाकी देखिए ओरली भी इनको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इनहेल फॉर्म में इसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारी काफ़ी अच्छी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भी हमारा बॉडी में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है, और मेनली लंग्स में, ठीक है, तो लंग्स में ही काम है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारा CYP450, ठीक है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये मेनली हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। एग्जांपल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए सिस्टमिक में हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, अदर्स हो गया। सिस्टमिक मतलब कि जो हमारी कह सकते हो ब्लड के थ्रू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ब्लड में जाके जो है काम कर रही हैं। और इनहेलेशन यानी डायरेक्टली जो लंग में पहुंच जाती है, तो इसमें हमारा बैक्लोमेथासोन हो गया, ठीक है, ब्यूडेसोनाइड हो गया, फ्लूटिकासोन हो गया, तो ये सारी हमारी जो है ड्रग्स हो जाती हैं।
थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो हमारा अस्थमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, एलर्जी हो गया, इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये सारे हमारे यूज मतलब इसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह में। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा वेट गेन हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हमारी जो बोन्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। हाइपरटेंशन, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। और हमारा क्रशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा जाता है एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। तो देखिए एंटी आईजीई एंटीबॉडी क्या होती है भाई? देखिए हमारी जो कह सकते हो जो हमारा एंटीजन है वो एट लास्ट में बाइंड किससे हो रहा है? एंटीबॉडी से। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसी ड्रग दे जो कि इस एंटीबॉडी को बाइंड ही होने से रोक दें, ठीक है, इस एंटीबॉडी पे खुद जाके बाइंड हो जाए, ठीक है, तो इसमें स्पेस ही ना बचे कि हमारे जो एंटीजन है वो आके बाइंड हो, तो वो ड्रग्स हमारी हो जाती है एंटी आईजी एंटीबॉडी। देखिए ये हमारी वो मेडिकेशन होती है जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो कि हमारा कह सकते हो कि मतलब देखिए इसमें होता क्या है भाई, सबसे पहले हमारा एंटीबॉडी का जो है जनरेशन होता है और फिर जाके मास सेल पे बाइंड होती है। तो ये जो हमारी फ्री एंटीबॉडी होती है ना, तो ये जो एंटी आईजी एंटीबॉडी है, ये इन्हीं फ्री एंटीबॉडी पे जाके क्या होता है, हमारा बाइंड कर जाता है, ठीक है, और उनको यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे जो है हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि वो हमारा मास सेल पे जाके जो है बाइंड ही नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारा फर्दर रिएक्शन भी रुक जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी वही है कि ये हमारे एंटी न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये हमारा वही एंटीबॉडी होती है। बाकी की एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। देखिए आईजी का मतलब फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, तो ये हमारे इसका फुल फॉर्म होता है। तो यही एंटीबॉडी हमारी इन्वॉल्व होती है, तो इन्हीं को यहाँ पे इनको बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द अदर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और इसी की वजह से तो क्या होता है, एट लास्ट में हमारा बाइंडिंग होता है और हमारा यहाँ पे रिलीज होता है। तो यही नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एंटी आईजी एंटीबॉडी हमारा फ्री आईजी से बाइंड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये मास सेल पे बाइंड नहीं हो पाती हैं और जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेटरी यहाँ पे रिलीज नहीं होते हैं और यहाँ पे हमारा एलर्जिक इन्फ्लामेशन या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका एब्जॉर्प्शन हम लोग यहाँ पे जो है इसको हम लोग यहाँ पे सब क्यूटेनियस रूट से जो है एडमिनिस्टर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इसका ब्लड स्ट्रीम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है आईजी एंटीबॉडी को अच्छे से टारगेट करती हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ब्रेक डाउन की जाती हैं और हमारा एक्सक्रीशन की बात करते हैं हमारा यूरिन से जो है एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। और इसके अंदर जो हमारा मेन ड्रग आ जाते हैं वो हमारा ओमालीजुमैब, ठीक है। तो ये हमारी मेन ड्रग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। नाउ थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया, साइनोसिटिस हो गया, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एनाफाइलैक्सिस, मतलब देखिए एनाफाइलैक्सिस जब हमारी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, हमारे साइड इफेक्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में रैसेज हो जाते हैं पूरी बॉडी में, तो ये एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो सकती है। हेडेक हो सकता है, इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकती है, मतलब इंजेक्शन वाली साइड पे कुछ रिएक्शन हो सकती है, फटीग हो सकता है और एल्टिकारिया, ठीक है। एल्टिकारिया में भी हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो जो है कुछ मतलब कि रैसेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंटी अस्थमेटिक एजेंट्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है ड्रग्स यूज्ड इन सीओपीडी, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सीओपीडी को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, इसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं सीओपीडी के बारे में। तो देखिए सीओपीडी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। बाकी देखिए ये हमारी कोई सिंगल डिजीज नहीं होती, बल्कि हमारी एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीज होती है, जिसके अंदर हमारी मेनली दो डिजीज देखने को मिलती है। पहला हो जाता है एम्फाइसेमा, दूसरा हो जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, सीओपीडी ना बहुत ही एक कह सकते हो हार्मफुल और डेंजरस डिजीज होती है, जो कि क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है और इरिवर्सिबल होती है। यानी किसी को एक बार सीओपीडी हो गया ना तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन और ख़राब होती ही जाएगी। और यहाँ पे पहली बात इसको ये इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात इसका ट्रीटमेंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसमें बस हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं सिम्टम्स को सीओपीडी के, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वो ड्रग्स यूज करते हैं जो कि सीओपीडी के सिम्टम्स को मैनेज करती है, बाकी इसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता है। बिल्कुल हमारा अस्थमा जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और जो है हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारी दो डिजीज आती हैं, एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें एम्फाइसेमा के बारे में। तो देखिए ये हमारी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव लंग डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारा एयर सैक्स है, ठीक है, वो हमारा डैमेज हो जाता है। यानी आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें होता क्या है, जो हमारा एम्फाइसेमा होता है तो इसमें जो हमारा एल्वियोली होता है ना, जहाँ से हमारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो यही डैमेज हो जाता है। यानी इसके अंदर हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में भाई, क्योंकि देखिए एट लास्ट में एक्सचेंज तो इसी से हो रहा है ना। तो जब एक्सचेंज ही नहीं अच्छे से हो पाएगा तो हमारा क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी।
दिस डैमेज causes the air sacs to lose their elasticity, making it harder for them to expand and contract. देखिए ये जो हमारा एयर सैक्स होते हैं ना, तो देखिए ये होता क्या है, जब ये एक्सचेंज करते हैं ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और देखिए ये कर क्यों पाते हैं, क्योंकि जो इनकी मसल्स है ना वो इलास्टिक नेचर की होती है, ठीक है। तो ये इलास्टिक नेचर की होती है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एम्फाइसेमा में जो इनकी इलास्टिसिटी होती है ना, यही खत्म हो जाती है। तो जब इलास्टिसिटी अच्छे से नहीं रह पाएगी तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा जो है कह सकते हो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकियल ट्यूब्स के। यानी इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स है उसमें काफ़ी लंबे समय तक इन्फ्लामेशन हो जाता है। और हम लोगों ने देखा है कि जब ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होगा तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। और इसमें देखिए इट इज़ अ कंडीशन डिफाइंड एज परसिस्टेंट कफ, और इसमें कफ भी देखने को मिलता है विद स्पुटम, ठीक है, ऑन मोस्ट एज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। यानी इसमें देखिए इसमें क्या होता है, हमारा कंटिन्यू खांसी आती है और स्पुटम भी आता है खांसी के साथ में, ठीक है। और कफ इज मेनली कॉज्ड बाई ओवर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। और देखिए कफ आता क्यों है, क्योंकि जो म्यूकस है उसका ओवर सिक्रेशन होने लगता है। पीपल विद ब्रोंकाइटिस ब्रेथ लेस एयर एंड ऑक्सीजन इनटू द लंग। और जब देखिए जब किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो वो यहाँ पे बहुत ही कम सांस ले पाते हैं, मतलब उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग हमारा सबसे मेजर जो है रोल प्ले करता है ब्रोंकाइटिस में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए जो भी हमारा पेशेंट है, अगर वो पॉल्यूटेंट या फिर एलर्जन से एक्सपोज हो रहे हैं, उसकी बॉडी में पॉल्यूटेंट या फिर एलर्जन एंटर कर रहे हैं, तो अब इसकी वजह से देखिए क्या होता है भाई, देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन वगैरह आता है ना, तो जैसे ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती है, ठीक है, जैसे ब्रोंकस ट्यूब है तो इसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है, तो इनमें क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। भाई देखिए म्यूकस का सिक्रेशन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे बॉडी में एलर्जन आ रहा है ना, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस कोशिश करता है कि ये अपने आप में उसको ट्रैप कर ले, अपने आप में उसको कह सकते हो पकड़ ले, ताकि वो बॉडी में अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो वो उसको पकड़ने के चक्कर में क्या होता है, हमारी बॉडी ज़्यादा म्यूकस रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से म्यूकस हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। लेकिन देखिए जब हमारी बॉडी भाई ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट करेगी तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगी, तो जो हमारी सब म्यूकोसल ग्लैंड होती हैं, यानी कि देखिए ये जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर हमारी सब म्यूकोसल ग्लैंड होती हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, ये ज़्यादा काम करती हैं। और जब ये ज़्यादा काम करती है ना, तो इनमें हमारा हाइपरट्रॉफी हो जाता है या फिर हाइपरप्लेसिया हो जाता है। यानी कि देखिए जब भी कोई मसल जरूरत से ज़्यादा काम करती है तो वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा ब्रोंकियल वॉल्स हैं वो हमारी थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि देखिए जब जरूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी थोड़ा सा सूजन आ जाएगी उनके अंदर, और जब सूजन आएगी तो भाई ये हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन वगैरह की वजह से क्या होगा, एट लास्ट में ये हमारा काफ़ी थिन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाएगा। यानी जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो हमारे नैरो हो जाएंगे। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसी एलर्जन वगैरह की वजह से क्या हो सकता है भाई, जब भी हमारी बॉडी में एलर्जन वगैरह होता है तो मान लीजिए अगर वो ब्रोंकियल ट्यूब्स में ही फंसने लग गया तो हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो एलर्जन हमारा जो है बॉडी में अंदर पहुंच भी गया तो भाई हम लोगों ने देखा कि हमारी मास्ट सेल तैयार बैठी रहती हैं, ठीक है। तो ये मास्ट सेल क्या होता है भाई, मास्ट सेल हमारा यहाँ पे जो हमारी माइक्रोफेज होती है, ठीक है, वो इंगल्फ कर लेती है, और जब इंगल्फ कर लेती है तो हमारी साइटोकाइंस को रिलीज करती है। साइटोकाइंस हमारे वही इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये रिलीज होती है तो न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं, और देखिए न्यूट्रोफिल्स मतलब ये सारे हमारे एक टाइप के WBC होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जब एक्टिवेट होता है तो ये हमारा एक एंजाइम रिलीज करता है प्रोटीएस, और यही प्रोटीएस क्या करता है, यही प्रोटीएस हमारा जो है इस जो हमारा एल्वियोली होता है, ठीक है, इसकी इलास्टिक वॉल को डैमेज करने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज होता है और हमें एम्फाइसेमा देखने को मिल जाता है। और ये दोनों चीज़ें एट लास्ट में हमारा COPD जो है देखने को मिल जाता है इन दोनों की वजह से। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं COPD में, तो यहाँ पे देखिए भाई स्मोकिंग सबसे मेजर कॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन हो गया, ऑक्यूपेशनल डस्ट यानी कि जहाँ आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे डस्ट वगैरह अगर है, जेनेटिक्स भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए क्रॉनिक कफिंग यानी काफ़ी लंबे टाइम तक कफ देखने को मिल सकता है। वीजिंग मतलब वही थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा बहुत ही अजीब तरह की खांसी आ सकती है, ठीक है। और चेस्ट टाइटनेस हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, ठीक है, थकावट वगैरह। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे देखिए भाई, ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात तो आप लोग को सेल्फ केयर करनी ही करनी है। अगर किसी को COPD है तो स्मोकिंग तो वो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल स्मोकिंग क्विट करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डस्ट कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट को अवॉइड करना है, ठीक है, और हाइड्रेटेड रहना है, और हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, ईट हेल्दी। ना अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट आ जाता है ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी में देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है COPD के पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए।
इट यूजुअली गिव थ्रू अ मास्क और स्मॉल ट्यूब्स इन योर नोज, ठीक है, तो स्मॉल ट्यूब्स या फिर मास्क के थ्रू दे सकते हैं। दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हेल्प योर बॉडी टू गेट द ऑक्सीजन नीड्स व्हेन योर लंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, यानी कि देखिए जब भाई हमारी बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए ही, जब हमारे लंग्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए भाई इसमें हमारा एल्वियोल, इसमें हमारा जो है एयर सैक यानी एल्वियोली ही डैमेज हो जाता है, और यही तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचाता है। तो जब ये डैमेज हो गए तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉडी को दे देते हैं। इट कैन हेल्प यू फील लेस टायर्ड, ब्रीथ इजियर एंड अवॉइड अदर प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑक्सीजन थेरेपी हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मेडिकेशन ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो भाई ब्रोंकोडायलेटर सिंपल सी बात है कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अच्छे से सांस ले पाएंगे, और इसको हम लोगों ने देखा ही हमारा सेम हो जाता है, वही हमारा अस्थमा वाला, ठीक है। तो इसके अंदर भी बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया, एंटीकोलिनर्जिक, मिथाइलजेनेस, सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, सारी प्रॉपर्टी हमारी एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स में मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए ये हमारी इनहेल्ड मेडिकेशन होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी इनहेल मेडिकेशन भी होती है, जैसे एंटी मैस्कुरेनिक हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, और ये सारी हमारी जो इनहेल मेडिकेशंस होती है ना, इनको हम लोग यहाँ पे बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ में देते हैं, ठीक है, मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में दे देते हैं। दे आर यूज्ड आइदर एलॉन और कंबाइंड, ठीक है, तो इनको एलॉन या फिर कंबाइंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे सॉल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम, ठीक है, साल्मेट्रोल और टायोट्रोपियम। तो ये हमारे यहाँ पे जो है एक कॉम्बिनेशन भी हम लोग यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा ब्रोंकोडायलेटर्स, आप देख रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल में देखिए हमारा मेन जो ड्रग आ जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप लोग को पता ही हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे पिल्स या फिर इनहेलेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी है। देखिए आप लोग अस्थमा वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा, ये सब चीज़ें वही चीज़ें, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा वही इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है, इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमें एयर फ्लो अच्छे से देखने को मिल जाता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो हमारा इन्फ्लेमेशन, अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीजेज, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ग्लाउकोमा, ठीक है। ग्लाउकोमा मतलब कि हमारी आंखों में सूजन वगैरह, ठीक है, हमारी बॉडी में, और उसके बाद वेट गेन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारी आ जाती है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर। तो देखिए ल्यूकोट्राइन हम लोगों ने देखा ही हमारा वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है जो कि हमारा इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो अगर हम लोग इन्फ्लामेशन होने से रोक दे तब भी हमारा काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर वो होते हैं जो कि हमारे ल्यूकोट्राइन को जो है ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेशन यहाँ पे रुक जाता है। दे आर यूज टू प्रिवेंट माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा एंड कैन बी यूज अल्टरनेटिव टू इनहेल स्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे देखिए भाई इसको हम लोग यहाँ पे स्टेरॉइड्स मतलब जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे उनके अल्टरनेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉन्टेल्यूकास, जाफिलूकास। तो ये सारी हमारी ड्रग हो जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे जो है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है, एयरवे रिलैक्स हो जाते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और हमारा एयर फ्लो इंप्रूव हो जाता है। और बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सेम ही है, हम लोगों ने देखा ही कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से वेल एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और देखिए सेम ही है, सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है, थेराप्यूटिक यूज भी आप लोग देख लीजिएगा, और एडवर्स इफेक्ट, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अस्थमा में अच्छे से देखी हैं, सेम ही है, मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए लगभग सेम ही ड्रग हैं। और फिर हमारे फॉस्फोडाइस्ट्रेट्स इनहिबिटर्स, तो इसको भी हम लोगों ने देखा कि हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेट्स को ब्लॉक करके हमारा क्या होता है, कैल्शियम के लेवल्स को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एयरवे है वो रिलैक्स हो जाता है। इसको भी हम लोगों ने देखा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा PD4 एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और हमारा यहाँ पे एयरवे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। देखिए ये सब चीज़ें अगर आप लोगों ने एस्थमा वाला लेक्चर अभी देखा है तो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं रहे, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी आप लोगों को पता है लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि हमारा वेल अब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद मेटाबोलाइज हो जाता है। यूजेस की बात करें तो COPD हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसेमा, तो ये सब भी हमारे यूजेस हो जाते हैं। नोजिया, डायरिया, हेडेक, वेट लॉस, इंसोम्निया, ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट हो गए। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ COPD। बात करें हम लोग यहाँ पे पेप्टिक एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो ड्रग्स होंगी, ठीक है, जो कि हमारे अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिलता रहता है, ठीक है, जिसमें मेनली आप लोगों से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इन सब के बारे में पूछते हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा, अगर आप लोग को याद हो तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी देखा था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, अगर आप लोग को याद हो यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो कुछ खास इतना रहने वाला नहीं है, ठीक है, हमें पेप्टिक अल्सर के बारे में पहले थोड़ा समझना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी एंटी अल्सर ड्रग्स हैं उनको देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में, ठीक है, क्योंकि एंटी अल्सर ड्रग्स को समझने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि पेप्टिक अल्सर कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए पेप्टिक अल्सर कैन बी डिफाइंड एज अ सोर और होल दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए ये होता है हमारा यहाँ पे स्टमक का स्ट्रक्चर।
अब ये जो स्टमक है ना, तो इस स्टमक में देखिए, इस स्टमक में हमारे कह सकते हो ये स्टमक हमारा 4 मेजर पोर्शन में डिवाइड होता है। एक हमारा ऊपर अपर पार्ट होता है कार्डियक, ठीक है। फिर हमारा बीच का जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। फिर हमारा यहाँ पे साइड में फंडस देखने को मिलता है, और फिर लास्ट में हमारा पाइलोरस होता है, ठीक है। और ये जो स्टमक जहाँ से खत्म होता है, देखिए स्टमक के ऊपर क्या होता है, स्टमक के ऊपर हमारा होता है हमारा यहाँ पे ईसोफेगस, ठीक है। और जो स्टमक के नीचे है यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है ना, तो इसका जो इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ये जो आपका अल्सर है ये हमारा जो है स्टमक की कह सकते हो मेन बॉडी में भी, पूरे स्टमक में भी कहीं भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे हमारा ड्यूडेनम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन दोनों जगह हमें यहाँ पे अल्सर देखने को मिल सकता है। और इसमें होता क्या है, देखिए अब यहाँ पे भी इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग को पता है कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। और इसका काम क्या होता है, इसका काम हमारा मेनली जो है हमारे फूड का डाइजेशन होता है, तो उसमें हमारा HCl ही अपना मेजर रोल प्ले करता है ना। अगर हमारा HCl ना हो तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डाइजेस्ट ही ना कर पाए। तो ये HCl क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, उनके डाइजेशन में हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन अब आप लोग को पता है कि भाई ये जो HCl है ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। अगर ये HCl मान लीजिए बाहर से हम लोग इसको जो है टच नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे बहुत एक क्यूरियस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बाहर से भी हम लोग इसको टच नहीं कर सकते, तो ये हमारी बॉडी में सर्वाइव कैसे कर रहा है भाई, हमारे स्टमक में कैसे ये रह रहा है, क्योंकि स्टमक को भी तो पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये जो स्टमक है ना, तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है तो ये हमारी 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। देखिए इसकी जो लेयर है ना, मतलब ये जो आप लोग को अपर लेयर दिख रही है, अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो ये आप लोग को 4 सब लेयर में डिवाइड होते हुए दिखेगी। पहला जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि ये जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। अब उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा, फिर हमारी मस्कुलैरिस, फिर हमारी लास्ट में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग बोल देते हैं सेरोसा। तो देखिए इस तरीके से 4 लेयर से मिलके हमारा जो स्टमक है वो बना होता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये हमारा म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, ये हमारा सिक्रीट करती है म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस हमारा क्या होता है भाई, म्यूकस हमारा एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जैसे कि सर्दियों वगैरह में भी जो हम लोग अपने मुंह से स्पेल करते हैं, ठीक है, जो भी कफ में भी स्पेल, वो भी म्यूकस ही होता है एक टाइप का। तो म्यूकस मतलब एक टाइप का चिपचिपा सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए म्यूकस को ना, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी लाइनिंग होती है, सबसे जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, तो इसके अंदर सबसे अंदर वाली लाइनिंग में हमारी म्यूकोसा लेयर है और ये हमारा सिक्रीट कर रही है म्यूकस। अब होता क्या है कि देखिए इसके ऊपर ना, मान लीजिए कि हमारी म्यूकोसा लाइनिंग है, तो इसके ऊपर एक्चुअल में ना म्यूकस की लेयर होती है, मतलब जो म्यूकस ये सिक्रीट करती है वही म्यूकस इसके ऊपर होता है। अब होता क्या है, जो HCl है ना, ये कभी भी जो हमारी स्टमक की लेयर है उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता ही नहीं, क्योंकि देखिए ये डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में, ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हमारे म्यूकस के साथ। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एक बर्तन ले लीजिए, ठीक है, कोई एक वेसल ले लीजिए, और उसके अंदर आप लोग मान लीजिए वैसलीन वगैरह की एक कोटिंग कर दीजिए, ठीक है, वैसलीन की मान लीजिए ऐसे आप लोगों ने कोटिंग करी। अब आप लोग जो पानी डालोगे तो वो किसके कांटेक्ट में रहेगा भाई, या फिर कुछ भी डालोगे वो वैसलीन के कांटेक्ट में रहेगा ना, वो हमारा ग्लास का जो कॉर्नर्स है या फिर ग्लास जो हमारा मेटल जिस मेटल का बना है उसके कांटेक्ट में थोड़ी आएगा। तो उसी तरीके से जो एसिड है ना, ये एक्चुअल में हमारे इस म्यूकस के साथ ही कांटेक्ट में रहता है। ये हमारी लेयर्स जो हमारी गैस्ट्रिक लेयर्स होती हैं उनको ये टच करने को नहीं पाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अल्सर है इसमें क्या होता है, अल्सर में हमारी यही प्रॉब्लम हो जाती है। अल्सर में हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की वजह से ये जो HCl है, ठीक है, तो या तो इसका लेवल वगैरह इतना बढ़ जाता है या तो हमारी बॉडी में कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, इन सभी की वजह से जो HCl है ना, ये हमारी म्यूकस लेयर को डैमेज करके, ठीक है, इसमें एक होल फॉर्म कर देता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, सोर और होल। तो ये होल और सोर जब फॉर्म होता है तो देखिए अब होल मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक होल हो गया, ठीक है। अब होल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा HCl है जो कि हमारे इन लेयर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, वो हमारा इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। और भाई देखिए भाई है तो ये हमारा HCl ही, जब इनके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो हमें क्या होगा भाई, हमें बहुत ही सीवियर पेन होगा, है ना। ऐसा लगेगा जैसे हमारे अंदर कुछ चीज़ जल रही हो, क्योंकि भाई देखिए एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये जैसे ही हमारी बॉडी की लेयर्स के साथ, मतलब जो स्टमक के लेयर है उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द और जलन फील होती है, और यही होता है हमारा यहाँ पे अल्सर, ठीक है। तो अल्सर में बेसिकली
फिर क्या होता है कि हमारा सोर या फिर होल फॉर्म हो जाता है इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे भी हो सकता है और ये हमारा ड्यूडेनम में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो एचसीएल है ना, ये ड्यूडेनम तक भी कह सकते हो पहुंच जाता है ना। जनरली मतलब रहता तो स्टमक में ही है, लेकिन जब डाइजेशन वगैरह होता है ड्यूडेनम तक भी पहुंच जाता है, तो ड्यूडेनम के अंदर भी यहाँ पे ये डैमेज हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो एक्चुअली ज़्यादातर जो अल्सर के केसेज होते हैं उसमें डैमेज हमारा ड्यूडेनम में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इट मेनली अगर व्हेन स्टमक एसिड डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ दीज ऑर्गन्स, यानी कि देखिए वही है कि जो हमारा स्टमक है या फिर जो हमारा ड्यूडेनम है, इनकी लाइनिंग को जब हमारा ये एसिड डैमेज कर देता है तभी हमें देखने को मिलता है। बाकी देखिए पेप्टिक अल्सर ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम इम्बैलेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड डैमेजिंग फैक्टर्स। इसको देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव और डैमेजिंग या फिर एग्रेसिव, ठीक है, डैमेजिंग या फिर एग्रेसिव दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में होते हैं दो टाइप के फैक्टर्स, एक होते हैं प्रोटेक्टिव, एक होते हैं एग्रेसिव। देखिए अब इसको ध्यान समझिए। देखिए प्रोटेक्टिव का मतलब ये हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्टमक के एसिड लेवल को जो है कह सकते हो रेगुलेट करते हैं या फिर जो है एक लिमिट में रखने का काम करते हैं और हमारे स्टमक को एक्सेस एसिड से बचाते हैं। और जो एग्रेसिव फैक्टर्स हैं ये हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एसिड लेवल को कह सकते हो थोड़ा बढ़ाने का काम करते हैं ना, जो कि हमारे एसिड लेवल को, अब देखिए दोनों का हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों यहाँ पे एक बैलेंस में रहते हैं कि एग्रेसिव फैक्टर्स क्या होते हैं। एग्रेसिव देखिए एग्रेसिव अगर कम हुआ, देखिए HCl का कम हो जाना भी हमारी बॉडी में अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि HCl अगर लिमिट से कम हो गया तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो एग्रेसिव फैक्टर्स क्या होता है कि HCl के लेवल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके साथ में हमारे कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पे इसको इतना नहीं बढ़ने देते कि हमें नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इन्हीं एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बीच में हो जाता है इम्बैलेंस, यानी कि या तो एग्रेसिव फैक्टर्स जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हमारे जो है काफ़ी लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है और उसी की वजह से हमें यहाँ पे अल्सर देखने को मिलता है। अब देखिए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या आ जाता है भाई, इसके अंदर सबसे पहला हमारा बाइकार्बोनेट। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक टाइप का बेस है, तो अगर एसिड ज़्यादा होगा तो ये बेस है जिसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखिए म्यूकस, तो भाई म्यूकस तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। म्यूकस हमारा क्या होता है, हमारे पूरे स्टमक वगैरह को यही तो बचाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो देखिए ये भी हमारा एक टाइप का केमिकल हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, हमारा कह सकते हो म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि ये जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है इन दोनों के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है एक्सएच एसिड प्रोडक्शन को भी यहाँ पे इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि कह सकते हो हमारे अल्सर में एक मतलब अल्सर क्या आप कह सकते हो HCl के लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब वहीं पे देखिए कुछ हमारे एग्रेसिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा जो HCl होता है, ठीक है, तो HCl तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो हमारा वही एसिड है ही है, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए एक हमारा पेप्सिन होता है जो कि हमारे स्टमक के अंदर एक चीफ सेल्स होती हैं जो कि पेप्सिन को रिलीज करती हैं। तो ये पेप्सिन भी हमारा कह सकते हो एक एग्रेसिव रोल प्ले करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अल्सर में अपना रोल प्ले करता है या फिर कह सकते हो हमारे स्टमक के एसिड लेवल को डिस्टर्ब करता है, वो हमारा हो जाता है H. पाइलोरी। तो H. पाइलोरी हमारा एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। तो यही हमारा कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम लोग देखें ना तो ज़्यादातर केस में यही देखा गया कि ये H. पाइलोरी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारा अल्सर के मतलब रोल में, ठीक है, अल्सर के कॉज में। तो ये हमारे कुछ प्रोटेक्टिव और एग्रेसिव फैक्टर्स हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से हमारा एसिड लेवल बढ़ जाता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर की, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा ये हमारा दो टाइप का हो सकता है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहें तो गैस्ट्रिक देखिए क्या होता है, गैस्ट्रिक मतलब कि ये हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा जो है ऑफन जो है रिड्यूस्ड डिफेंसिव फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे डिफेंसिव यानी कि प्रोटेक्टिव या फिर डिफेंसिव फैक्टर्स हैं ये जब रिड्यूस हो जाते हैं तो उनकी वजह से होता है। और बाकी देखिए ये हमारा लेस कॉमन है, यानी कि अगर मान लीजिए 100% केस आ रहे हैं, 100 केस आ रहे हैं तो उसमें से 15 से 25 केस ही हमारे इसके होते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा ड्यूडेनल ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक में क्या होता है, गैस्ट्रिक में जो हमारा पेन है वो खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही देखने को मिलने लगता है। तो इसको थोड़ा समझिएगा कि जैसे जब स्टमक में हमारी लाइनिंग डैमेज होगी ना तो क्या होगा, जैसे हम लोग खाना खाएंगे, देखिए HCl का सिक्रेशन हमारे स्टमक में कब स्टार्ट होता है, HCl हमारी सिक्रेशन मतलब तभी बढ़ता है जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, बट उसका सिक्रेशन ज़्यादा तभी बढ़ता है जब हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। तो भाई जैसे खाना खाएंगे HCl सिक्रेट होना स्टार्ट होगा और जैसे HCl सिक्रेट होगा तो भाई यहीं पर तो डैमेज है, तो जैसे HCl सिक्रेट होगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, डैमेज करेगा, है ना। तो हमें खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही देखने को पेन मिलने लगता है। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा जनरली
वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस क्यों होता है? देखिए, वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे जब भी खाना वगैरह खा रहे हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद भाई क्या होता है, एचसीएल अपना काम करने लगता है और यहाँ पे हमारा शोर है जिसकी वजह से हमें दर्द होने लगेगा। तो पेशेंट क्या करता है ना कि खाना खाना ही बंद करने लगता है, ठीक है, क्योंकि खाने की वजह से उसको दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जब कम खाना खाता है तो वहाँ पे वेट लॉस होने लगता है। बाकी देखिए, इसके अंदर हमारा हीमोरेज, हीमोरेज मतलब कि ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह भी, ब्लड वगैरह भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये हमारा जो है ब्लीडिंग इसमें कॉमन होती है। और ये जो है लगभग इसके जो केसेज होते हैं तो वो बोथ मतलब जेंडर्स में इक्वल ही होते हैं, मेल और फीमेल में। अब अगर हम वहीं पे हम लोग बात करें ड्यूडनल अल्सर के बारे में, तो देखिए सबसे बढ़िया बात है कि हमारा ड्यूडनल में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, इट ऑफन अकर्स ड्यू टू इनहेंस सिक्रेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी बॉडी में, देखिए जो हमारा गैस्ट्रिक है ये हमारी बॉडी में एचसीएल का बहुत ज़्यादा रोल, बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जो हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं ये कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स यानी कि देखिए भाई एचसीएल मान लीजिए उतना ही है, लेकिन अगर म्यूकस कम हो गया और कह सकते हो बाइकार्बोनेट इसको जो है न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है एक्सेस एसिड को, तो वो क्या होगा, वो हमें डैमेज करेगा। लेकिन जो हमारा ड्यूडनल है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स तो नॉर्मली रहते हैं लेकिन एसिड का प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है। अब भाई एसिड का प्रोडक्शन भी अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डैमेज करेगा ही। और बाकी देखिए, ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, 70 से 80% के सीसी के देखने को मिलते हैं। और इसमें हमारा जो पेन है ना, वो खाने के 2 से 5 घंटे बाद देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें अल्सर हमारा ड्यूडनम में है, ठीक है। तो खाना देखिए, खाना क्या होता है, खाना सबसे पहले स्टमक में आता है और उसकी काफ़ी टाइम बाद, मतलब लगभग 2 से 3 घंटे बाद ड्यूडनम में जाता है। तो यहाँ पे देखिए खाना ड्यूडनम में काफ़ी टाइम बाद जा रहा है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जब खाना यहाँ पे पहुँचता है तभी पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो पेन उतनी जल्दी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरली हमें वेट गेन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे खाना खाने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होती है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाने लगता है, ठीक है, क्योंकि खाना अगर उसका पेट भरा रहता है तो वहाँ पे उसको उतना दर्द नहीं होता है। बाकी इसमें हेमोरेज थोड़ा सा लेस कॉमन होता है और ये हमारा मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेज या फिर एटियोलॉजी की बात करें तो कॉजेज, देखिए कॉजेज के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज तो हमारा वही है कि एच पाइलोरी, अगर हमारी स्टमक में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेजर रोल प्ले करता है अल्सर में। उसके बाद देखिए, कुछ हमारी एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। तो आपको पता है जो हमारी एनसेड्स है ये क्या करती हैं भाई, ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को यहाँ पे इनिबिट करती हैं। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिट होगा तो भी हमारा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें अल्सर देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हमारा बात करें तो एज, मतलब कि थोड़ा सा जो है कह सकते हो बढ़ती एज के साथ भी ये कॉमन देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। और स्मोकिंग, अल्कोहल हो गया और स्पाइसी फूड्स, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब देखा ही जाता है कि अल्सर वगैरह में स्पाइसी फूड्स जो है मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्पाइसेस होते हैं ना तो वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे हमारे कॉजेज रहते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैकेनिज्म के बारे में या फिर पैथोजेनेसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए पैथोजेनेसिस मतलब कि ये हमारा अल्सर किस तरीके से डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि जो भी हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी जो भी हम लोगों ने रीजन देखे, तो उनकी वजह से क्या हो सकता है भाई, जैसे रीजन हमारा एच पाइलोरी हो गया, एनसेड्स हो गए, तो इनकी वजह से हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है हमारा प्रोडक्टिव और डैमेजिंग फैक्टर्स में, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, हमारा म्यूकस प्रोडक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है और एचसीएल सिक्रेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो म्यूकस लाइनिंग है भाई वो हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उसका डैमेज हो जाएगी और हमें यहाँ पे पेप्टिक अल्सर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अल्सर है तो उसका सिम्टम, सबसे मेजर सिम्टम तो एब्डोमिनल पेन ही है, ठीक है, स्टमक पेन हो गया। उसके बाद देखिए हार्ट बर्न, यानी कि जो है जलन देखने को मिल सकती है सीने में, है ना। और उसके बाद नौजिया, यानी कि जी मिचलाना और वोमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। और अनइंटेंडेड मतलब कि बिना वजह वेट लॉस हो रहा है। उसके बाद ब्लोटिंग हो गया, ठीक है, स्टमक काफ़ी भारी भारी सा लग रहा है। उसके बाद डार्क ब्लड, तो यहाँ पे देखिए अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो वहाँ पे स्टूल्स में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए एपेटाइट चेंजेस, यानी कि भूख में हो सकता है कि भूख कम लगे, ज़्यादा लगने लग जाए, या फिर इनडाइजेशन, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। तो ये सारे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं ना। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे जो है इंटरनल ब्लीडिंग, तो हम लोगों ने देखा है कि भाई हमारा जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें हमारे ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे भाई हमारा जो डैमेज होगा, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि हमारा जब डैमेज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इन्फ्लामेशन भी हो सकता है।
अब मान लीजिए अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन में क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए हमारा गैस्ट्रिक कैंसर भी, हमारा जो गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर वो लॉन्ग टर्म तक ठीक ना किया जाए तो वो गैस्ट्रिक कैंसर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे परफोरेशन, तो देखिए परफोरेशन का मतलब यही है कि जैसे हमारा ये जो होल हो रहा है, ठीक है, तो ये होल हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, कि हमारा पूरी लेयर में ही होल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जब पूरी लेयर में होल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब कह सकते हो एक पूरा होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं परफोरेशंस, है ना। परफोरेशंस मतलब जैसे हमारी जो कुछ भी ऐसा छन्नी वगैरह होती है, स्ट्रेनर वगैरह होता है, उसमें आप लोग को होल्स दिखते हैं, तो इनको भी हम लोग परफोरेशंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो परफोरेशन मतलब कंप्लीट होल, मतलब जिसके आर पार कोई चीज़ निकल जाए, है ना। तो ये हमारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के हम लोग जो है ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गया, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे सबसे पहला हो गया गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं, यानी कि जो HCl है, ठीक है, उसको बनने से ही यहाँ पे थोड़ा सा रोकती हैं या फिर उसको बनना कम करती हैं। तो अब इसमें सबसे पहला क्लास हो जाता है H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, ठीक है। तो H2 एंटी हिस्टामिन मतलब ये एंटी हिस्टामिन है, अभी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, हम लोग एक करके सबको देखेंगे डिटेल में, आप परेशान मत होइए। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, है ना। और देखिए ये सारे हमारे हो गए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, यानी कि ये वो ड्रग हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगी ना। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आ जाती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, यानी कि देखिए अब ये उसके सिक्रीशन को नहीं रोकेंगी, लेकिन जो गैस्ट्रिक एसिड ऑलरेडी मौजूद है, HCl ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक, एक होता है नॉन सिस्टमिक, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटासिड्स इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारा कुछ अल्सर प्रोटेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, यानी कि अगर हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसको कैसे, उसके लिए हमारी कुछ एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स भी यूज की जाती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये सारी हमारी ड्रग्स थी जिनको हम लोग यहाँ पे अपने अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को ही रिड्यूस करती हैं, ठीक है। जो हमारा HCl बन रहा है उसको ही यहाँ पे सिंपली रिड्यूस करती हैं। बाकी देखिए दे हेल्प, इसका यूज हम लोग यहाँ पे मेनली अल्सर हो गया, और एक हमारा GERD होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, और फिर हमारा एक होता है गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो इसमें भी हमारा यहाँ पे जो हमारा स्टमक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमारा हम लोगों ने देखा H2 रिसेप्टर, एंटीकोलिनर्जिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये सारी ड्रग्स हमारी इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं H2 एंटी हिस्टामिन्स के बारे में, और इसको हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा था। अब देखिए ये सभी चीज़ें देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में HCl बनता ही कैसे है। देखिए HCl कैसे बनता है, देखिए हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये HCl है, ये बनाती हैं हमारी यहाँ पे पैराइटल सेल्स। आई होप कि आप लोगों ने सुन रखा हो। तो देखिए ये जो पैराइटल सेल्स होती हैं, तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से होता है। इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारी पैराइटल सेल्स है, ठीक है, और इसके बगल में हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है। तो भाई ब्लड में देखिए, ब्लड में हमारा CO2 होता ही है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लड है, ब्लड से हमारा CO2 क्या होता है, पैराइटल सेल्स के अंदर आता है। और यहाँ पे देखिए ये CO2 हमारे पैराइटल सेल्स के अंदर मौजूद H2O के साथ कंबाइन करके हमारा कन्वर्ट हो जाता है H2CO3, ठीक है, कार्बनिक एसिड में। अभी जो H2CO3 है ना, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल होता है, फर्दर डिसोशिएट हो जाता है HCO3- और H+ में। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे एक पंप, यहाँ पे हमारा एक पंप प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, HCO3- को हमारा कह सकते हो पैराइटल सेल से बाहर भेजता है, और उसके एक्सचेंज में हमारा क्लोराइड आयंस को यहाँ पे सेल के अंदर लेता है। अब ये जो क्लोराइड आयंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन क्लोराइड चैनल्स के थ्रू क्या होता है, ये जो क्लोराइड है ये हमारा चले जाते हैं ल्यूमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मतलब ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा Cl- कैसे यहाँ पे इसके अंदर पहुँचता है। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा और पंप होता है यहाँ पे हमारा जो है इसी पैराइटल सेल्स में, जो कि हमारा होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा जो है कह सकते हो हमारे H+ को, सॉरी सोडियम नहीं, हमारा यहाँ पे H+ K+ ATPase पंप होता है। तो यहाँ पे ये H+ को अंदर लेता है, और K मतलब H+ को हमारे ल्यूमेन में लेता है, और K+ को हमारी सेल के अंदर भेजता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एक हमारा ये पंप होता है, और यही पंप होता है बेसिकली हमारा यहाँ पे प्रोटॉन पंप, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पंप।
तो प्रोटॉन पंप हमारा क्या होता है, प्रोटॉन पंप हमारा यहाँ पे कह सकते हो प्रोटॉन और पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है, जिसमें प्रोटॉन को यहाँ पे हमारा सेल के ल्यूमेन के अंदर भेजता है और यहाँ पे पोटेशियम को सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन पंप है, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा H प्लस अंदर आता है और हमारा कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम अंदर आता है, सॉरी क्लोराइड अंदर आते हैं। तो ये जो H प्लस और क्लोराइड है, ठीक है, अब यही दोनों मिलके तो क्या होंगे, HCl बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इस जो है हमारा HCl बनने में ये हमारा प्रोटॉन पंप बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये जो प्रोटॉन पंप है ना, इसको भी कह सकते हो काम करने के लिए, मतलब कि ये जो हमारा एक्सचेंज कर रहा है, तो इस एक्सचेंज करने के लिए हमारा यहाँ पे कुछ हमारे जो है कह सकते हो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे एक हमारा होता है मस्कुरानिक M3 रिसेप्टर, ठीक है, एक हमारा होता है CCKB रिसेप्टर और एक हमारा होता है H2 रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा M3 रिसेप्टर है ना, तो इससे हमारा बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन, और ये जो CCKB है इससे हमारा बाइंड होता है गैस्ट्रिन, और जो हमारा H2 रिसेप्टर है इससे हमारा बाइंड होता है हिस्टामिन। अब ये जो H2 रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे CAMP पाथवे के थ्रू काम करता है, और ये जो M3 और CCKB रिसेप्टर है ये हमारा यहाँ पे कैल्शियम चैनल को सिक्रेट कर कैल्शियम को सिक्रेट करके काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये दोनों यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम और CAMP पाथवे है, ठीक है, इन दोनों के थ्रू ही यहाँ पे हमारा ये जो प्रोटॉन पंप है ये हमारा यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो प्रोटॉन पंप को अगर एफिशिएंटली काम करना है, यानी एफिशिएंटली H प्लस को यहाँ पे हमारे ल्यूमेन के अंदर भेजना है, तो यहाँ पे इसको जो है इन तीनों रिसेप्टर्स का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होंगे तो प्रोटॉन पंप अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो H2 एंटी हिस्टामिन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे बेसिकली यहाँ पे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि देखिए ये जो H2 रिसेप्टर है यहाँ पे H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स यहाँ पे इस हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, और जब ये ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मिलके हमारे पाथवे को उतना अच्छे से यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए अब प्रोटॉन पंप क्या था, पहले यहाँ पे इन तीनों रिसेप्टर्स के थ्रू अच्छे से एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही दोनों बचे। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इसका काम जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा H प्लस का सिक्रेशन यहाँ पे काफ़ी इनहिबिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे ये बेसिकली काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए दे बाइंड विथ H2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक देम ऑन पैराइटल सेल्स, यानी कि ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। बाय ब्लॉकिंग दीज रिसेप्टर्स दे प्रिवेंट हिस्टामिन फ्रॉम स्टिमुलेटिंग एसिड प्रोडक्शन, और जब इसको ब्लॉक कर दे तो हमारा हिस्टामिन यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हेल्प्स इन हील अल्सर एंड मैनेज एसिड रिलेटेड कंडीशंस लाइक GERD, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना काम करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ही सिंपल था, कुछ खास थोड़ी था, बस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इनकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो लगभग हमें 1 से 3 घंटे में देखने को मिलती है, और ये काफ़ी अच्छे से वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इनका। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो हमारा जो सबसे मेजर एंजाइम होता है लीवर का साइटोक्रोम P450, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे इनका मेटाबॉलिज्म होता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे सिंपली जो है किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा सिमेटिडिन हो जाता है, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, रॉक्साटिडिन और हमारा यहाँ पे लेफोटिडिन। तो इन सभी को अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने ऑलरेडी जो है 5th सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे यूजेज की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, अल्सर हो गया, GERD हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, ठीक है, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जो भी हमारा एक टाइप का ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा एसिड लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, और हमारा हार्टबर्न वगैरह हो गया, इन सब में हमारे यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा हेडेक हो गया, डायरिया हो गया, फटीग, काफ़ी थकावट देखने को मिल सकती है, रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, हमारा हार्ट बीट काफ़ी स्लो हो सकती है, और हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जो है इसका साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे जाती है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा जो है एसिटाइल कोलिन को जो है ब्लॉक करेगी बाइंड होने से। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये हमारा जो है कह सकते हो MP जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ना भाई, देखिए जब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे हमारे मस्कुरानिक M3 रिसेप्टर से बाइंड होता है तभी यहाँ पे हमारा Ca2+ वगैरह हमारा अपना काम कर रहा है। तो ये हमारे से एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक बाइंड होने से रोक देती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये वाला पाथवे भी इनहिबिट हो जाता है, ठीक है।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो देखिए सिंपली ये हमारी जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं ये हमारे एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एसिड सिक्रेशन का स्टिमुलेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, इन तीनों में से किसी भी रिसेप्टर को अगर ये हमारी ड्रग्स बाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो एसिड सिक्रेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इनका जो है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है इंजेक्शन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, किसी भी रूट से हम लोग ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हमारा वाइडली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे लिवर से मेटाबोलाइज और किडनी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा प्रोपेनथेलिन हो गया और हमारा यहाँ पे पिनेजिपिन हो गया, ठीक है, स्कोपोलामीन हो गया, तो ये सारे हमारे जो है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें थेरापेटिक यूजेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए थेरापेटिक यूज सिंपल सी बात है, हमारा अल्सर हो गया, मोशन सिकनेस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे ड्राइव वगैरह मतलब गाड़ी में बैठे होते हैं कुछ लोग यहाँ पे कार वगैरह में, तो उनको यहाँ पे वोमिटिंग थोड़ी सी फील होने लगती है ना, तो वो यहाँ पे उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है कई बार। ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर अगर ओवर एक्टिव है तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट स्लो है, पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, हमारा एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उन सभी के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा ड्राई माउथ हो गया, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन यानी यूरिन का रिटेंशन हो सकता है बॉडी में, ड्राउजीनेस यानी कि काफ़ी मतलब सुस्ती महसूस हो सकती है, ठीक है, टैकीकार्डिया यानी कि हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसके कुछ यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब देखिए ये हमारी ड्रग सिंपली क्या करेंगे भाई, ये हमारे सिंपली इस प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देंगे। और देखिए अगर इसको ही हम लोगों ने डायरेक्टली इनहिबिट कर दिया तो हमारा क्या होगा, एसिड सिक्रेशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे एसिड स्टमक एसिड प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही है कि ये भी हमारे बेसिकली कह सकते हो प्रोटॉन पंप पे बाइंड होके उनको इनहिबिट कर देती हैं। बाय ब्लॉकिंग प्रोटॉन पंप दे प्रिवेंट द फाइनल स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, दिस रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन। यानी कि देखिए ये ड्रग क्या करते हैं कि एसिड लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। और देखिए इसी के अंदर जो हमारी ड्रग्स आती हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो जनरली यहाँ पे डॉक्टर्स यही सब ड्रग प्रोवाइड करते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है, यही सारी हमारी ड्रग्स हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बट यहाँ पे देखिए ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इनएक्टिव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट कैसे होती है, एक्टिवेट होती हैं ये जो है स्टमक के एसिड इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं वहाँ पे हमारा एक कैनेलिकुलस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनफोल्डिंग्स होती हैं हमारे पैराइटल सेल्स के अंदर, कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, मतलब कह सकते हो यहीं पे हमारा एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहीं पे जाके एक्टिवेट होती हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन पंप को बाइंड करके ब्लॉक कर देती हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे यूरिन से जो है एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारी वही ओमेप्राजोल, इज़्मोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंजोप्राजोल, ठीक है, ये सारी हमारी ड्रग्स हो जाती हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा अल्सर, GERD, जोलिंगर, वही सब है जो हम लोगों ने देखा। ईसोफेगाइटिस यानी कि ईसोफेगस में भी कोई अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो वहाँ पे भी यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं और किडनी डिजीज भी देखने को मिल सकती है सीवियर केस में, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स। अब हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने उन ड्रग्स को देखा जो कि इस गैस्ट्रिक एसिड को बनने से ही रोक रही थी, लेकिन अब हम लोग उन ड्रग्स को देखेंगे जो कि ये बनेगा तो लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे होंगे एंटासिड्स के बारे में जो कि हमारे बेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है एक्सेस गैस्ट्रिक स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और यहाँ पे हमारा जो है गैस्ट्रिक कंटेंट का पीएच इंक्रीज करते हैं। भाई देखिए पीएच कम होता है तो एसिडिक होता है कोई चीज़, पीएच ज़्यादा होता है तो बेसिक हो जाता है। तो सिंपल सी बात है हमारा पीएच बढ़ाने का काम करते हैं और इसके अंदर हमारा वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही सारे हमारे एंटासिड्स देखने को मिलते हैं। अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक। तो देखिए सिस्टमिक क्या होता है, सिस्टमिक एंटासिड्स हमारे वो ड्रग्स होती हैं जो कि कह सकते हो स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि सिस्टमिक देखिए यानी कि पूरे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन है वहाँ पे भी जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती हैं, है ना। तो ये हमारे पूरे इंटायर बॉडी को अफेक्ट करती हैं। बाकी देखिए ये हमारी बहुत ही क्विक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, बट यहाँ पे देखिए
भाई ये ना स्टमक के एसिड को तो न्यूट्रलाइज करती ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जाके हमारे ओवरऑल बॉडी की पीएच को भी यहाँ पे रिड्यूस करती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे जो है इनके अंदर हमारे अल्कलाइन यानी कि कुछ बेसिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भाई सिंपल सी बात है, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनता है जो कि न्यूट्रल होता है। बाकी देखिए ये हमारा गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हमारा एसिडिटी कम हो जाता है और हमारा हार्टबर्न और इंडाइजेशन में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेन चीज़ वही है कि देखिए गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज तो करती हैं, लेकिन उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है हमारी बॉडी में। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमारा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग। यानी कि देखिए सबसे पहले ये स्टमक में जाती हैं और स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम में भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई एब्जॉर्ब हुई है तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती हैं। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही खास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, अनचेंज्ड फॉर्म में ही किडनी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया। यूजेस की बात करें तो हमारा हार्टबर्न, इंडाइजेशन, जीआरडी, एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। और एडवर्स इफेक्ट हमारा एल्कलोसिस, ठीक है, यानी कि हमारा कुछ ज़्यादा ही कह सकते हो हमारी बॉडी में बेस का लेवल बढ़ सकता है। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हमारी ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो ये सारे हमारे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करें नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए नॉन सिस्टमिक का मतलब कि ये हमारा सिर्फ स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, यानी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है हार्टबर्न और इंडाइजेशन से रिलीज प्रोवाइड करती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके अंदर हमें यहाँ पे कुछ बेसिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, बेस ही होंगे। और बाकी देखिए बाई न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड दे रेज द पीएच ऑफ स्टमक कंटेंट प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम हार्टबर्न, ठीक है। तो हार्टबर्न से रिलीज होता है। बाकी देखिए दीज एंटासिड्स वर्क लोकली इन द स्टमक विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि सिंपली हमारा ब्लड स्ट्रीम में बिना एब्जॉर्ब हुए अपना काम कर देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे भाई ये हमारा ज़्यादा एब्जॉर्ब होते नहीं है, जो कि अच्छा है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी हमारा स्टमक तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है, बॉडी में जाता नहीं है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारा जो है स्टमक में ही रहता है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म वगैरह होता नहीं है। और किडनी से जो है फीसेज के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, मतलब कि सॉरी किडनी के थ्रू नहीं है, हमारा फीसेज के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक्सक्रीशन हमारा किडनी यूरिन से नहीं फीसेज के थ्रू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सारे हमारे कुछ नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हो जाते हैं। ना यूजेस की बात करें तो हमारा वही है हार्टबर्न, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, देखिए लेना हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया। हाइपर कैल्सीमिया एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, यानी कि कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ सकता है, ठीक है। और हाइपर फॉस्फेटिमिया, फॉस्फेट लेवल भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। और बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करें अल्सर प्रोडक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वो ड्रग होती हैं जो कि हमारे स्टमक लाइनिंग और इंटेस्टाइन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। जो भी डैमेज हमारा स्टमक एसिड ने कॉज किया होता है, जैसे कि भाई हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी पराइटस हैं उनकी लाइनिंग को डैमेज कर देती है, यानी कि म्यूकस लेयर को, है ना, म्यूकोसा लेयर को। तो ये जो डैमेज होता है उसको यहाँ पे हील करने का काम करती हैं। और बाकी देखिए ये करती क्या, ये या तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म कर देती हैं और या तो जो है डैमेज टिश्यू की हीलिंग को प्रमोट करती हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारा यहाँ पे सैक्राल्फेट हो गया और हमारा मिसोप्रोस्टोल हो गया। तो ये सारे हमारे कुछ ड्रग्स इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती हैं जो कि हमारा एक शील्ड प्रोवाइड करता है स्टमक को, ठीक है। और बाकी देखिए हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है म्यूकस के सिक्रेशन को भी बढ़ाती है, जो कि फर्दर हमारा स्टमक लाइनिंग को जो है कह सकते हो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को भी बढ़ाती हैं, जो कि हमारा स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद ये ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कर देती है, ताकि यहाँ पे हीलिंग अच्छे से हो, जैसे जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो हमारा हील अच्छे से कर पाएगी बॉडी। और उसके बाद यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन को भी थोड़ा बहुत इनहिबिट करके ये हमारा फर्दर डैमेज को रोकने का काम करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इनका जो है मैनी अल्सर प्रोडक्टिव लाइक सैक्राफेल आर पुअरली, यानी कि देखिए एब्जॉर्प्शन इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और कुछ हमारे होती हैं जो कि हमारा एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ा अच्छे से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए जो हमारा सैक्राल्फेट है, ठीक है, तो ये हमारा अल्सर जो भी अल्सर साइड है, यानी जहाँ पे भी अल्सर ने डैमेज किया है वहाँ पे बाइंड होके, ठीक है, और यहाँ पे वहीं पे बाइंड होकर अपना काम करती है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मिसोप्रोस्टोल की, तो यहाँ पे देखिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी बॉडी में आफ्टर द एब्जॉर्प्शन।
मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो हमारा सैक्राल्फेट है, ठीक है, तो ये हमारा बहुत इसका कोई सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा जीआई ट्रैक में लोकली काम करके वहीं से एक्सक्रीट कर दी जाती है। लेकिन जो हमारा मिसोप्रोस्टोल है, ठीक है, तो ये हमारा जो है मेटाबॉलाइज होती है लीवर से। और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा दूसरी वाली ड्रग है, ठीक है, मिसोप्रोस्टोल, इसका जो मेटाबोलाइट है ये भी हमारा एक्टिव होता है, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रो मतलब कि हमारा इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो भी एक्टिव है और ड्रग खुद भी एक्टिव है। अब अगर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन दोनों का ही हमारा यूरिन से ही हो जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारा यहाँ पे अल्सर हो गया और जीआरडी, और हमारा जो एनसेड्स इंड्यूस यानी कि नसेड्स की वजह से जो भी हमारा एनसेड्स की वजह से जो भी हमारा यहाँ पे अल्सर होता है, उसके बाद स्ट्रेस अल्सर, ठीक है, तो इन सब मतलब अल्सर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए भाई ये हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव है ना, नाम ही है इनका अल्सर प्रोटेक्टिव, तो ये मेनली यहाँ पे अल्सर में ही यूज होते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजनेस यानी कि चक्कर आना, बेहोशियाँ आना, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो हमारे यहाँ पे वही हम लोगों ने देखा सैक्राल्फेट हो गया, मिसोप्रोस्टोल हो गया, और हमारा कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। बाकी देखिए मेन यही दोनों ड्रग होती हैं जिसको हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छे से। और नेक्स्ट हम लोग बात करें एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स के बारे में, तो देखिए ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है, यानी कि ये हमारी बेसिकली देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा या तो जो है एंटी एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करती हैं या तो उनको किल करके अपना काम करती हैं। और बाकी देखिए इनको ना जनरली प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो है एमॉक्सिसिलिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, आप लोगों ने नाम जरूर सुन रखा होगा। तो यही सारी हमारी ड्रग्स हो जाती हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा देखिए जीआईटी से हमारा वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ओरल इंटेक की बात करें तो ओरल इंटेक, अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पीपीआई और इन दोनों का साथ ही में देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों साथ में ही दी जाती हैं। तो पीपीआई की बात करें तो ये हमारा जो है सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि दोनों का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बेसिकली ओरल रूट से हो जाता है, ठीक है, जीआईटी के थ्रू। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास में हो जाता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ पे दोनों ही लिवर से मेटाबोलाइज हो जाती हैं। और एक्सक्रीशन की बात करें तो इनका एक्सक्रीशन भी दोनों का यूरिन के थ्रू हो जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, एच पाइलोरी, इरेडिकेशन मतलब कि एच पाइलोरी का कंप्लीट रिमूवल हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सब के ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ पे इसका यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, टेस्ट डिस्टर्बेंस, रैशेज, फटीग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। भाई देखिए एंटीबायोटिक हम लोग दे रहे हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकती है। तो ये सारे हमारे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट अल्सर एंटी अल्सर ड्रग्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे जरूर समझ के होंगे जो भी। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। अब यहाँ पे देखिए इमेटिक्स मतलब कि हमारी वो दवाएं जो कि हमारा वोमिटिंग कराने का काम करती हैं। एंटी इमेटिक्स यानी हमारी वो दवाएं जो कि वोमिटिंग को रोकने का काम करती हैं। वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आना, ठीक है। तो वोमिटिंग, जब भी हमें वोमिटिंग होती है तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हमें उल्टी करवानी भी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी हमें चाहिए कि वोमिटिंग हो जाए पेशेंट को। क्यों चाहिए? देखिए इसका यूज मेनली हम लोग यहाँ पे पॉइजन के केस में करते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी ने यहाँ पे पॉइजन कंज्यूम किया होता है तो वहाँ पे हमें चाहिए कि भाई उसको वोमिटिंग हो जाए ताकि जो पॉइजन उसकी बॉडी में वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे इमेटिक्स का यूज करते हैं जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, वोमिटिंग को बढ़ाते हैं। और फिर हमारा आता है एंटी इमेटिक्स, यानी कि ये वो दवाएं हैं जब बेवजह है, ठीक है, बिना वजह वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई जा रही है तो वहाँ पे इसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब बाकी देखिए वोमिटिंग अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, वोमिटिंग इज अ फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक सब्सटेंस लाइक टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजन एटसेट्रा थ्रू द माउथ। अब देखिए वोमिटिंग मतलब क्या है भाई, वोमिटिंग मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे वोमिट करते हैं उसका मतलब ये है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो भी कह सकते हो जैसे देखिए जब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इरिटेशन होती है, ठीक है। और देखिए वोमिटिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, बेसिकली देखा जाए ना तो वोमिटिंग हमारा जो है वोमिटिंग में सबसे मेजर रोल तो हमारा नर्वस सिस्टम प्ले करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। बाकी देखिए इसमें क्या होता है कि भाई जनरली वोमिटिंग में हमारा एक फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है, यानी कि हम लोग अंदर से बाहर जो है वोमिट करते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए इट अकर्स बाय स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर विच प्रेजेंट इन ब्रेन मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वोमिटिंग होती है ना, ये वोमिटिंग होती कब है, ये वोमिटिंग होती तब है जब हमारे ब्रेन में होता है एक वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में। हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेस होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, वहाँ पे हमारे वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं, वहीं से हमारी वोमिटिंग इंड्यूस होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे, और इसको इंड्यूस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
बाकी देखिए वोमिटिंग इज द बॉडीज वे ऑफ क्लियरिंग हार्मफुल सब्सटेंस टॉक्सिन इरिटेंट्स फ्रॉम द स्टमक। अब देखिए वोमिटिंग जनरली हमें तभी होती है जब हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारे स्टमक के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, तो हमारा स्टमक उसे बॉडी से बाहर निकालना चाहता है, तो वो हमें वोमिट इंड्यूस कराता है। बाकी इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजीली आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। देखिए हमारे ब्रेन के अंदर होता है वोमिटिंग सेंटर, ठीक है। अब ये वोमिटिंग सेंटर जब यहाँ पे इंड्यूस होता है तभी हमें वोमिट होती है, यानी कि ये वोमिटिंग सेंटर जब हमारा यहाँ पे कह सकते हो स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तभी हमें वोमिटिंग होती है। और ये वोमिटिंग सेंटर होता कहाँ है? होता है हमारा यहाँ पे, ये हमारे ब्रेन के अंदर। अब देखिए इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे अगर हम लोग बात करें सबसे मेजर रीजन जो होता है हमारा पे, ठीक है, तो देखिए सबसे मेजर रीजन की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे मेजर हमारा एक कह सकते हो एक जोन होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये हमारा स्टिमुलेट होता है तो इसके स्टिमुलेट होने से हमारी वोमिटिंग जो है तुरंत इंड्यूस्ड हो जाती है। देखिए आप इतना समझिए कि जैसे ही हमारा वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल पहुंचेगा तो हमें वोमिटिंग होगी। अब इसको सिग्नल पहुंचाने के लिए सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। तो हमारे जो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जो है कह सकते हो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये हमारा सिग्नल भेजता है वोमिटिंग सेंटर को, और ये वोमिटिंग सेंटर क्या कराता है? हमारा वोमिटिंग रिफ्लक्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होती है। अब बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो देखिए अगर मान लीजिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ही मतलब सोच रहे होते हैं, ठीक है, मेमोरी में हमारी कुछ होती है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और फिर हमें बहुत हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सोचे जो कि हमें बहुत बेकार सा लगे, और उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमें वोमिट आ जाती है, ठीक है। तो ये वोमिटिंग सेंटर हमारा इस मेमोरी की वजह से भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसकी वजह से हमें वोमिट हो जाए। उसके बाद देखिए स्मेल, भाई कभी कभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ स्मेल कर लेते हैं जो कि हमें बहुत ख़राब लगती है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ स्मेल करी तो हमें यहाँ पे वोमिट हो सकती है। उसके बाद देखिए फियर, कभी कभी डर की वजह से भी क्या होता है कि हमें इतना डर लग जाता है कि हाँ हो सकता है हमें वोमिटिंग हो जाए। उसके बाद देखिए एंजाइटी, तो एंजाइटी में भी यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, तो ये भी हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है वोमिटिंग में। उसके बाद देखिए पेन, भाई अगर मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा वोमिटिंग कभी कभी इंड्यूस हो जाती है। और विजन, देखिए कभी कभी हम लोग क्या होता है कि आंखों से कुछ ऐसा चीज़ देख लेते हैं जो कि हमें बहुत ही ख़राब सा लगता है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा यहाँ पे कभी कभी हमें वोमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। और टेस्ट, भाई देखिए टेस्ट सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसका टेस्ट हमें इतना ख़राब लगा कि हमें तुरंत उल्टी हो जा रही है। तो ये सारे हमारे कुछ कह सकते हो रीजन हो सकते हैं वोमिटिंग के। और उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक हमारा, अच्छा देखिए ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेमोरी, स्मेल, फियर, इन सब का सेंटर हमारे ब्रेन में होता है, और कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो वन वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो रहा है तो ये भी हमारा वोमिटिंग को इंड्यूस करा सकता है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा एक होता है वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई। अब वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई क्या होता है? देखिए ये हमारा स्टिमुलेट होता है मोशन सिकनेस से। और मोशन सिकनेस का मतलब क्या है? मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि जब कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, और लड़कियों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है गर्ल्स के केस में, कि कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको अचानक से 4 व्हीलर में बैठा दिया जाए, ठीक है, या फिर जो है कभी कभी मतलब कुछ लोगों को होता है कि जब भी वो गाड़ी वगैरह में बैठती हैं, बंद गाड़ी में बैठती हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको यहाँ पे तुरंत कुछ देर बाद यहाँ पे वोमिटिंग होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मोशन सिकनेस, ठीक है। तो मोशन सिकनेस की जब भी हम लोग यहाँ पे मूविंग कार में बैठे होते हैं तो हमें यहाँ पे वोमिटिंग अगर इंड्यूस होती है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस, और ये हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे फाइनली वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमारा, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे जीआईटी में कोई भी इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं भी कोई इरिटेशन हो रहा है, फैरिंग्स में कोई इरिटेशन हो रहा है, तो ये तो हमारा भाई सिंपल सी बात है हमारे यहाँ पे वोमिटिंग को इंड्यूस करता ही है। बाकी देखिए ये करता कैसे? तो ये हमारा जो है कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारा प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरिस में, ठीक है, एनटीएस, ये भी हमारा ब्रेन के अंदर सेंटर होता है। तो ये अगर हमारा स्टिमुलेट होता है तो ये भी हमारा वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो देखिए कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एट लास्ट में वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, जो कि हमारा वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमें वोमिटिंग रिफ्लक्स देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि हमारा सीटीजेड में हमारे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो ये सारे रिसेप्टर बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। हम लोग अभी जो भी ड्रग्स देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा सेरोटोनिन रिसेप्टर हो गया, D2H1 रिसेप्टर, ओपॉइड रिसेप्टर, मस्कुरेनिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा H1 हो गया, 5-HT3, फिर वोमिटिंग सेंटर में भी हमारा मस्कुरेनिक और H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो हमें यही सब ड्रग्स देखने को मिलेंगी।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे वोमिटिंग कैसे होती है थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ड्रग्स यूज्ड इन इमेसिस के बारे में। तो देखिए ड्रग्स यूज्ड इन इमेसिस का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इमेटिक्स मतलब कि जो हमारी इमेटिक्स होती है, ठीक है, यानी कि अगर हमें वोमिटिंग को इंड्यूस कराना है तो हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईपेसैक के बारे में। तो देखिए ये हमारा एक प्लांट डेराइव्ड सब्सटेंस होता है जो कि हमारा इमेटिक ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है। बाकी देखिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे इमेटिन देखने को मिलता है जो कि हमारे स्टमक को इरिटेट करता है, ठीक है, और हमारे ब्रेन के जो भी हमारा वोमिटिंग सेंटर है उसको यहाँ पे ट्रिगर करता है। भाई देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारा स्टमक जीआईटी वगैरह इरिटेट हो रहा है तो वहाँ पे भी हमारा सिग्नल कहाँ से जाता है, वोमिटिंग सेंटर को जाता है। तो अगर हमारा वोमिटिंग सेंटर को ट्रिगर सिग्नल जाएगा तो हमारे यहाँ पे वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में, यानी कि अगर हमारा पॉइजनिंग वगैरह हो रखा है, ठीक है, किसी के अंदर, तो उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। वैसे देखिए इसका यूज आज के दिन में थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करता है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट। तो देखिए जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट भी हमारे जो है केमिकल इमेटिक्स होते हैं जो कि हमारे वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं और ये भी हमारी स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और हमारा जो भी हमारा एनटीएस होता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करके हमारे वोमिटिंग सेंटर को यहाँ पे इंड्यूस करते हैं जो कि हमारा वोमिटिंग को इंड्यूस कराता है। बाकी देखिए दे वर वंस यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग बट नाउ रेयरली यूज्ड बिकॉज इट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। तो इसका भी यूज आज के दिन में हम लोग कम ही करते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एपोमॉर्फिन। तो देखिए ये भी हमारा एक टाइप का मेडिकेशन होती है जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस कराती है। तो ये भी हमारे ब्रेन के वोमिटिंग सेंटर को जो है कह सकते हो स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा हार्मफुल सब्सटेंस है उसको एक्सपेल करते हैं। बाकी इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे पॉइजनिंग के केस नहीं करते हैं। मैं देखिए वोमिटिंग हम लोग कभी कराएंगे जब भी हमारे स्टमक में कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि हमारे लिए सही ना हो। फिर हमारा मस्टर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मस्टर्ड मतलब सिंपली हमारा जो घर में मस्टर्ड ऑयल होता है, कड़वे का तेल होता है, तो उसका यूज करके भी हम लोग यहाँ पे वोमिटिंग को इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को जो है अगर ऐसे डायरेक्टली किसी को पिला देते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा वोमिटिंग करा सकता है। बाकी देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ये सभी दवाएं हम लोग यहाँ पे तब नहीं यूज करेंगे अगर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन है, प्रेगनेंसी है, ठीक है। बाकी देखिए अगर पॉइजनिंग है तो हम लोग इतना देखते नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है कि प्रेगनेंसी हो गया, इनडाइजेशन ऑफ कोरोजिव सब्सटेंस हो गया, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पेशेंट हो गया, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सूड पेशेंट हो गया। तो ये सारे अगर हमारा है, ठीक है। इंडाइजेशन ऑफ कोरोजिव सब्सटेंसेज की बात करें तो जैसे कि जो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं, अगर उसका डाइजेशन हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। बाकी देखिए ये था हमारे यहाँ पे इमेटिक्स। अब हम लोग बात करते हैं एंटी इमेटिक्स के बारे में जो कि हमारा थोड़ा सा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एंटी इमेटिक्स के बारे में तो देखिए ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे वोमिटिंग को रिड्यूस करती हैं, ठीक है, और इसका यूज हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक्सेस वोमिटिंग हो रही हो, नोजिया हो, ठीक है, जी मिचलाना, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए ये हमारे अब देखिए भाई हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए कौन कौन से हमारे जीआईटी होता है, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, वोमिटिंग सेंटर होते हैं, तो उन सभी को यहाँ पे ट्रिगर करके ये हमारा काम करती हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग कब करते हैं भाई, अगर मान लीजिए किसी को मोशन सिकनेस हो रखी है और बहुत ज़रूरी है उसका किसी गाड़ी के अंदर बैठ के जाना, ठीक है, या फिर उसका, ठीक है, वॉटेवर, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इन दवाओं को दे सकते हैं जो कि हमारा मोशन सिकनेस को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। बाकी देखिए किसी किसी को हमारे यहाँ पे CTZ यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इंड्यूस्ड नोजिया भी हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इन दवाओं का यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट सर्जिकल म्यूकोसा, ठीक है, तो अगर जो हमारा म्यूकोसल लाइनिंग होती है, ठीक है, अगर हमारी म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकोसल लाइनिंग होती है, अगर वहाँ की सर्जरी हो रखी है तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इन दवाओं का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेज की बात करें, ठीक है, तो भाई देखिए कॉजेज मतलब कि इसका यूज हम लोग यहाँ पे एंटीमेटिक्स का यूज हम लोग कब करेंगे, तो देखिए एंटीमेटिक्स का यूज हम लोग यहाँ पे कीमोथेरेपी के टाइम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कीमोथेरेपी में ऐसी ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि वोमिटिंग कॉज करा सकती हैं, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंटीमेटिक्स दे सकते हैं। सर्जरी हो गया, मोशन सिकनेस हो गया, प्रेगनेंसी, पॉइजनिंग, माइग्रेन्स, इन सभी केस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सिम्टम्स मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जैसे ड्राउजीनेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ठीक है, फटीग, डिजीनेस, ब्लड विजन, तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जहाँ पे हमें एंटीमेटिक्स का यूज करना पड़ सकता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे मेडिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारे बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो हमारा एंटीकोलिनर्जिक, D2 ब्लॉकर्स, प्रोगाइनेटिक ड्रग्स, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H1 एंटीहिस्टामीन, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, एडजुवेंट, ये सभी हमारे ड्रग्स आ जाते हैं। सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक।
देखिए एंटी कोलिनर्जिक हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा यहाँ पे कह सकते हो स्टाइल कोलिन के एक्शन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, जो कि हमारा ब्रेन और गट में जीआईटी में एक टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। बाकी देखिए दे वर्क बाय रिड्यूसिंग द सिग्नल्स दैट ट्रिगर वोमिटिंग स्पेशली इन द कंडीशंस लाइक मोशन सिकनेस और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, ठीक है। तो पोस्ट अगर ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद अगर नोजिया वगैरह हो रहा है, मोशन सिकनेस है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए भाई एंटी कोलिनर्जिक जो हमारी हमारा स्टाइल कोलिन होता है वो हमारा कहाँ काम करता है, वो हमारा मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे काम करता है। और आपको पता है यहाँ पे देखिए मस्कुरेनिक यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो वहाँ पे मस्कुरेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं होगा, और जब ये रिसेप्टर ही नहीं एक्टिवेट होगा तो ये हमारे पाथवे भी नहीं एक्टिवेट होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोलेप्टिक्स यानी कि D2 ब्लॉकर्स यानी कि डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो कि हमारा वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो D2 रिसेप्टर है तो ये भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग इसको भी ब्लॉक कर देंगे तो भी हमारी वोमिटिंग थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। बाय ब्लॉकिंग डोपामीन दीज ड्रग्स रिड्यूस सिग्नल्स दैट ट्रिगर वोमिटिंग, ठीक है। तो हमारा सिग्नल रिड्यूस हो जाता है। बाकी देखिए इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे नोजिया वगैरह के केस में कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओरली वेल अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू हो जाता है, और एक्सक्रीशन इनका यूरिन से हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा सेडेशन हो गया, हाइपोटेंशन, वेट गेन, ठीक है, और गैलेक्टोरिया, ठीक है। देखिए गैलेक्टोरिया में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे मदर प्रेगनेंसी के बाद अपने बेबी को फीड कर रही होती है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बिना फीडिंग के टाइम भी उनका जो उनकी ब्रेस्ट से, ठीक है, मिल्क कम आउट मतलब आता रहता है, ठीक है। तो वो हमारा उस केस में भी हम लोग यहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके यूजेज के बारे में तो नोजिया, वोमिटिंग, साइकोसिस, ठीक है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, तो ये सारे हमारे इसके कुछ यूजेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है H1 एंटी हिस्टामिन, ठीक है। अब H1 एंटी हिस्टामिन देखिए एंटी हिस्टामिन मतलब कि हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। अब देखिए H1 रिसेप्टर भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है वोमिटिंग के केस में, आप लोग अगर देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा H1 रिसेप्टर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है उसके बाद। तो इन सभी को भी ब्लॉक करके हमारी ये ड्रग्स जो है काम करती हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, इन सबको ब्लॉक कर देंगे तो हमारा वोमिटिंग सिग्नल नहीं पहुंचेगा और हमारी वोमिटिंग रिड्यूस हो जाएगी। बाकी देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स से एडवर्स इफेक्ट है सिंपली आप लोग देख ही सकते हो, कुछ खास है नहीं, और यूजेज भी वही सेम ही है, ठीक है। और फिर हमारा प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। अब प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे स्टमक की मोटिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। भाई देखिए हमारा जब स्टमक का जो मोटिलिटी है, स्टमक का जो मोशन है, जब वो इम्प्रूव होता है तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। अब देखिए भाई कोई खाना हम लोगों ने खाया तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद भी हमें वोमिटिंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो खाना हमारे पेट में है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वोमिटिंग के थ्रू। तो अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो भी हमारी वोमिटिंग यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इसका भी आप लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स एडवर्स इफेक्ट वगैरह आप लोग देख सकते हो। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट अपने 5-HT3 एंटागोनिस्ट के बारे में, तो देखिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट यानी कि हमारा ये जो है सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। और देखिए ये भी हमारा जो है सेरोटोनिन भी अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा जो है सेरोटोनिन रिसेप्टर भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है 5-HT3 रिसेप्टर अगर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको ब्लॉक करके भी हमारे यहाँ पे वोमिटिंग को रिड्यूस की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे आई होप कि इतना तो आप लोग समझ ही चुके हो कि मुझे आप लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि अब ये कैसे काम करेगा, मैं उसको ब्लॉक करेगा, सेरोटोनिन नहीं काम करेगा, सिंपल सी बात है। बाकी ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं NK1 रिसेप्टर। तो देखिए NK1 रिसेप्टर भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अगर इसको भी हम लोग यहाँ पे ब्लॉक करके यहाँ पे अपनी वोमिटिंग को रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है NK1 रिसेप्टर, ठीक है। तो इस NK1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके भी हमारा यहाँ पे एक्शन शो हो जाता है, हमारी ड्रग्स जो है काम करती हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे को जाते हैं एडजुवेंट एंटीमेटिक्स। देखिए एडजुवेंट एंटीमेटिक्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि इन इमेटिक्स वाली जो हम लोगों ने अभी तक जो भी ड्रग्स देखी, ठीक है, हमारा H1 एंटागोनिस्ट हो गया और हमारा यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ड्रग्स देखी, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक, इन सब के साथ में हम लोग यहाँ पे एडिशन में देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे और अच्छे से काम करते हैं। बाकी देखिए दे ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोवाइड बेटर कंट्रोल स्पेशली इन कॉजेज लाइक कीमोथेरेपी। यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे कीमोथेरेपी की वजह से अगर यहाँ पे वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो उन केस में हम लोग यहाँ पे इसको दे सकते हैं। अब इसमें हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स, तो ये सारी हमारी ड्रग आ जाती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट इमेटिक्स एंड एंटीमेटिक्स। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है। नोट्स आप लोग को ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।